बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बता सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स मैं बता देता हूँ, इसको मैंने भी नहीं बताया अभी तक। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स आपका लगता है इनकम पे, इनडायरेक्ट टैक्स आपका लगता है सप्लाई पे। जीएसटी में सप्लाई पे लगता है ना सर, यहाँ इनकम पे कैसे लगता है? आपने डीटी मतलब इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, पीजीबीपी के केस में आप नेट इनकम कैलकुलेट करके लाते हो आफ्टर द डिडक्शन अलाउ और डिसअलाउ करके, फिर उस पे इनकम टैक्स लगाते हो। सैलरी के केस में सैलरी पे लगेगा, एचपी के केस में एचपी पे लगेगा 30% डिडक्शन काटने के बाद, एंड ऑल दैट आपको सब पता है इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स आपका लगता है किस पे? इनकम पे। इनडायरेक्ट टैक्स आपका लगता है सप्लाई पे। इनकम टैक्स का एग्जांपल है, बोलो इनकम डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, पहले वेल्थ टैक्स भी होता था। इसका एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम आज के समय में। वैसे बहुत सारे वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स आपको सब पता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, एन्यूमरेट्स मेजर टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बता दिए, एग्जांपल्स बताने उसको। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, साइलेंट फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको मैं हेडिंग से बता देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन बना तो डायरेक्ट बनेगा, इसमें आपको चार ही पॉइंट या 5 पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे। तो क्या है? इट इज एन क्या है? एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बहुत अच्छी बात है। एंड टैक्स ऑन कमोडिटीज और सर्विसेज, शिफ्टिंग हो जाता है बर्डन, बता देता हूँ कैसे। देखो, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, भाई साहब ये गुड्स है, ये गुड्स है, ये मेरा लैपटॉप गुड्स है। तो ऐसे तो बहुत सारे गुड्स हैं दुनिया में। भारत में की बात करते हैं, भारत में कि जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी गुड्स है, बहुत सारी टी शर्ट्स भी गुड्स में आती हैं। तो सर इन सबको देखने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, मैंने बोला सेंट्रल और स्टेट करती हैं। तो सर ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं हो गया? इन सब पे अगर जीएसटी लगाते हैं तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा तो सेल करने से ही मिल रहा है। अगर हम कुछ चीज, ये बोतल में सेल कर रहा हूँ तो इस पे क्या काटूंगा मैं? जीएसटी काटूंगा, जीएसटी चार्ज करूंगा, फिर इसका पेमेंट किसे करूंगा? गवर्नमेंट को करूंगा। तो सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है सोर्स ऑफ रेवेन्यू? यस, इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, ये बता देता हूँ इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। सर इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब इसमें टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा सर? बताता हूँ। आई एम अ कस्टमर, ठीक, जीएसटी का बर्डन अल्टीमेट किस पे पड़ता है? कस्टमर पे पड़ता है, ये याद रखना। सर हमने तो ये पढ़ा है कि जीएसटी सबको देना पड़ता है, हर चेन में देना पड़ता है, ट्रेडर को भी देना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर को भी देना पड़ता है, हाँ देना पड़ता है। बट ये ट्रेडर लोग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या ले लेती हैं? आईटीसी ले लेती हैं उस पर। क्या ले लेती हैं? आईटीसी ले लेती हैं उस पर। हाँ सर आईटीसी तो ले लेती हैं। तो ये लोगों को अपना पिछला जो टैक्स दे के आए उसका क्रेडिट मिल जाता है, बट कस्टमर जो टैक्स दे के आया उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। तो देयरफॉर जीएसटी का अल्टीमेट बर्डन किस पे पड़ता है? कंज्यूमर पे या कस्टमर पे पड़ता है। बट सर टैक्स का पेमेंट कौन करता है? टैक्स का पेमेंट कस्टमर नहीं करता, टैक्स का पेमेंट कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है, रिटेलर कर रहा है, होलसेलर कर रहा है अपनी सप्लाई पे। तो देयरफॉर कस्टमर ने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया किसको? सप्लायर को। तो इसलिए इसको शिफ्टिंग ऑफ बर्डन भी कहते हैं, जिसमें कस्टमर मतलब रिसिपिएंट। एक चीज और लिखवा देता हूँ, कहीं लिख लीजिए गोल्डन रूल जीएसटी में। रिसिपिएंट कौन होगा जीएसटी में? जो कि पेमेंट करेगा वो रिसिपिएंट होगा, ठीक। आपको 3-4% दे देंगे और बोलेंगे रिसिपिएंट कौन है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो जिसके यहाँ से पेमेंट निकल के जा रहा है वो रिसिपिएंट है, ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द डेफिशिएंसीज इन एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच लीड टू नीड फॉर adhering into GST regime। डेफिशिएंसी तो आप बोल देंगे, 4 तो टैक्स का डेफिशिएंसी था, 2 अदर डेफिशिएंसीज था। एक्साइज का क्रेडिट मैन्युफैक्चरर को नहीं, सेल्स सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट वाले को नहीं, वैट वाले का क्रेडिट सर्विस टैक्स को नहीं, सीएसटी का क्रेडिट किसी को नहीं, ऑक्टा का क्रेडिट किसी को नहीं। एक ही ट्रांजैक्शन पर 2 टैक्स लग रहे हैं, एक्साइज भी लग रहा है और वैट भी लग रहा है। चलो वैट लग रहा है मगर टैक्स ऑन टैक्स भी हो रहा है। डबल टैक्सेशन था आपका रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में। तो 5th हो गया। डिस्कस द ड्यूल जीएसटी मॉडल, बताया था फेडरल है, बताएंगे आप वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का।
सेंटर भी लगाएगी, स्टेट भी लगाएगी, एंड इंटर और इंट्रा को डिस्क्राइब करके आ जाएंगे। लिस्ट द सेंटर एंड स्टेट लेवीज विच हैज बीन सबस्यूम्ड इन जीएसटी। मैंने बोला था इस क्वेश्चन को मैं आपको टेस्ट ऑफ नॉलेज के साथ करवाने वाला हूँ। तो देखिए इस सेंट्रल के कुछ टैक्स मर्ज हुए जीएसटी में, जिनमें से पहला है आपका, एक सेकेंड, जिसमें से पहला आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज नहीं लगता प्रोडक्शन पे, जीएसटी लगता है सेल्स पे, ठीक। सर्विस टैक्स नहीं लगता, जीएसटी लगता है। एक्साइज ड्यूटी, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये भी एक एक्साइज ड्यूटी होता था रेस्पेक्टिव गुड्स पे। सीवीडी और स्पेशल सीवीडी मैं बता देता हूँ ये क्या होता है। ये कस्टम होता है सर, कस्टम भी नहीं लगता आजकल, लगता है कस्टम आज भी है, बट आपका सीवीडी और स्पेशल सीवीडी हट गया है यहाँ से। सर ये होता क्या है, जैसे हमने ये पेन इंडिया में नहीं बनता जो लैपटॉप पे लिखते हैं, ये इंपोर्ट करा जाता है यूएसए से। तो जब हम इसे इंपोर्ट करेंगे यूएसए से, तो अर्लियर टैक्स रिजीम में अगर हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में तो क्या लगता है एक्साइज, इसे बेचते तो क्या लगता है वैट। तो देयरफॉर वहां से गुड्स आ रहा है, वहां की गवर्नमेंट ना तो मैन्युफैक्चर पे एक्साइज लगा रही, ना सेल्स टैक्स या वैट लगा रही, क्योंकि वहां ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं। तो सर ये गुड्स जब चल के आया तो वहां पे टैक्स तो लगा नहीं, तो इंडिया में क्या लग गया, कस्टम ड्यूटी लग गई। बट एक दो ड्यूटी और लगती थी, सीवीडी और स्पेशल सीवीडी। सीवीडी लगती थी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ एक्साइज ड्यूटी, एंड स्पेशल सीवीडी लगती थी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ वैट, ठीक, इंपोर्ट करने पे। ठीक है बेटा। तो देयरफॉर अब स्पेशल सीवीडी और सीवीडी भी सबस्यूम हो गई हैं जीएसटी में। सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसे हम सीएसटी कहते हैं वो भी हट गया। सेंट्रल सरचार्ज सेसेस, हाँ सर्विस टैक्स के साथ साथ कुछ सेस लगते थे, स्वच्छ भारत सेस, वो भी सबस्यूम हो गए जीएसटी में। तो सेंट्रल लेवल पे ये टैक्स सबस्यूम हुए हैं। स्टेट लेवल पे क्या क्या टैक्स सबस्यूम हुए हैं, स्टेट लेवल पे टैक्स सबस्यूम हुए हैं सरचार्ज सेसेस स्टेट्स के। एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि आपका थिएटर्स में लगता है, थिएटर्स में जाने के लिए आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये भी हट गया। एंट्री टैक्स और परचेज टैक्स, परचेज टैक्स हमने बताया वो एंट्री नंबर लिस्ट 2 में एंट्री नंबर कौन सा था, 54 में लिखा था ना, वो भी हट गया है सर, उसकी जगह अब जीएसटी लगता है। वैट एंड सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ हट गए हैं। इसमें से आप याद रख सकते हो, इतना कोई भारी नहीं है, सब कुछ एग्जाम्पल मैंने बता दिया। और क्या क्या है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द कॉमन जीएसटी पोर्टल, ये आप याद रखना, जीएसटी पोर्टल होता है जीएसटी, एक सेकेंड, gst.gov.in, ये कॉमन पोर्टल होता है जिसपे हम रिटर्न फाइल करते हैं, सेल्स टैक्स का पेमेंट करते हैं, मतलब जीएसटी का पेमेंट करते हैं, ये कॉमन पोर्टल है, इसको आप देख लेना। द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन किस पे, पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेस, बता देना किसने मना करा, आपकी रिकमेंडेटरी बॉडी जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल नंबर बताओ 279A में मना करा है इसको। सर एलोबरेट द प्रिंसिपल दैट वर बोर्न इन माइंड व्हाइल सबस्यूमिंग वेरियस सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवीज अंडर जीएसटी, ये भी मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ प्रीवियसली। जीएसटी सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बाकी सब ठीक है। आर्टिकल 279 जीएसटी काउंसिल अच्छी तरह बता चुका हूँ। अब जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं, क्या क्या पढ़ा है। टैक्स क्या प्रिकॉशनरी बर्डन है, नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट एंड फोर्स कंट्रीब्यूशन। फिर हमने पढ़ा डुअल स्ट्रक्चर्स है, सेंट्रल और स्टेट दोनों कलेक्ट करेंगे। जेनेसिस ऑफ जीएसटी में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने सेंड दी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो याद रखना है फिर प्रोविजन याद रखना है आपके आर्टिकल्स के, जो कि है 36012, जिसमें जीएसटी बोला। जीएसटी इसी क्या है, टैक्स है जो कि सप्लाई गुड्स सप्लाई सर्विसेज दोनों के करने पे लगता है, एक्सेप्ट अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर्विसेज का मीनिंग डिफाइन हुआ 36026A में, जिसमें बोला गया सर्विसेज एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। गुड्स का मीनिंग डिफाइन हुआ सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, जिसमें बोला गया कुछ चीज इंक्लूड करेंगे कुछ चीज एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड करेंगे
मनी और सिक्योरिटी, और कुछ चीज इंक्लूड करेंगे, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग ग्राफ्स, लिंक अटैच्ड टू द लैंड। सर्विसेज का मीनिंग आर्टिकल नंबर 366 26A में तो बोला था, बट यहाँ पे भी बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 में क्या बोला, एनीथिंग अदर देन गुड्स और मनी और सिक्योरिटी क्या रहेगी, सर्विसेज होंगी। इस कारण से इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बन गई थी, सर्विसेज बन गई थी। देयरफॉर शेड्यूल नंबर 3 में बोला गया सेल्स ऑफ लैंड, सेल्स ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे क्या नहीं है, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ना सप्लाई गुड्स, ये सर्विसेज भी नहीं कराएंगी ना गुड्स कराएंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल नंबर 269 246A 246A जो हमारा CST से आया था, तो उसको अमेंड करा और बोला सेल्स पे क्या लगेगा, इंटर स्टेट सेल है तो IGST लगेगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इंट्रा स्टेट है तो CGST SGST लगेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल के पास पावर है। फिर 269A आया, बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर स्टेट सप्लाई को कैसे डिफाइन करेगी, तो उस पे लेवी कौन करेगा, सेंट्रल करेगी। इंटर स्टेट सप्लाई पे कलेक्ट सेंट्रल करेगी, रखेगी नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। GST काउंसिल ने बोला है 50-50% सेंट्रल ले, 50% स्टेट ले, डेस्टिनेशन स्टेट इसका पैसा ले। GST काउंसिल 217A आर्टिकल बोलता है GST काउंसिल इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, कुछ सेंटर के बंदे कुछ स्टेट के बंदे, सेंटर के 2 बंदे, यूनियन मिनिस्टर जो कि हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, और सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। स्टेट क्या थी, स्टेट का बंदा नहीं है और ये सेंटर का बंदा है। इन दोनों के पास कितनी पावर होगी, 33% पावर होगी। और सभी स्टेट्स के मिनिस्टर्स के पास, मतलब जो कि GST में आएंगे, हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर आएगा, जिन सभी मिनिस्टर्स के पास पावर होगी 66%। हाफ पे क्वारम मान लेंगे और डिसीजन 75% मिलेंगे, ना तो इसके पास सेंटर के पास फुल डिसीजन की पावर, ना सभी स्टेट्स के पास। GST में आपके लिए 2 चीज रिकमेंडेटरी हुई हैं, एक तो स्पेशल स्टेट्स जो कि आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, HP, हिमाचल प्रदेश, UK, उत्तराखंड और JNK, मणिपुर, ये लोग हैं। और रिकमेंडेशन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे दिए, इन पे GST नहीं है जब तक GST काउंसिल नहीं कहती। कौन कौन, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल और लास्ट नेचुरल गैसेस। इसी के साथ इसको क्लोज करते हैं। आपको समझ में आया होगा, लाइक सब्सक्राइब जो भी होता करिए। जिस भी स्टूडेंट को GST में प्रॉब्लम है उसके साथ जरूर शेयर कीजिए, और इस एग्जाम में 100% दे के आइए। 35+ का टारगेट है। सभी इसके लेक्चर सुनने के बाद सभी टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन जैसे मैंने करवाए वैसे ही करते जाइए, और आंसर और उसके हिंट भी पढ़ते जाइए। तो बेस्ट ऑफ लक। चलो, मेघराज एंड कंपनी विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट। बहुत अच्छा, करो जी, स्टार्ट करो। विद इन दी पंजाब, ओके। मेघराज है एक जो पंजाब में गारमेंट्स का बिजनेस करना चाह रहा है, एंड इन दी नेबरिंग स्टेट्स ऑफ दिल्ली, करो, बचाम पे भी करना चाह रहा है, दिल्ली में भी करना चाह रहा है, हरियाणा में भी। काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर GST एंड लाइवेबिलिटी ऑफ CGST, SGST, UTGST, IGST ऑन द सेम। मैंने आपको बहुत ठोक के पढ़ा चुका हूँ कि यार अगर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है तो सप्लाई को क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आउटसाइड दी स्टेट हो रही है तो क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। तो देखिए मेघराज कहाँ का है, मेघराज है पंजाब का, तो पंजाब टू पंजाब अगर वो बेचेगा माल तो इंट्रा स्टेट लगेगा। तो उस पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं, CGST और SGST बता चुका हूँ क्लास नंबर 1 में। किसी को दिक्कत है तो पहले वो जाके देख ले, जब भी उसको ये वाले कंसेप्ट समझ में आएंगे। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस पर क्या लगेगा, IGST। IGST इज अ टूल, बता चुका हूँ पहले क्लास नंबर 1 में। तो देखो टैक्सेबल इवेंट क्या है, टैक्सेबल इवेंट तो आपका सप्लाई है। टैक्सेबल इवेंट क्या है GST में, तो टैक्सेबल इवेंट आपका सप्लाई है, जो सेक्शन नंबर 7 और 8 में डिफाइंड है। लाइवेबिलिटी ऑफ CGST और SGST और UTGST एंड IGST कब लगेगा, अगर विद इन द स्टेट माल बेचेगा। लिख लो, अगर विद इन स्टेट बेचेगा तो कौन से टैक्स लगेंगे, 2 तरह के टैक्स लगेंगे, CGST लगेगा और SGST लगेगा, ये UTGST कह सकते हो आप। ठीक, अगर स्टेट नहीं है तो UT होगी कोई वो।
अगर वो क्या करता है, अगर वो आउटसाइड स्टेट बेचता है माल अपना, तो उसको क्या क्या लगेगा, तो उसको लगेगा एक तो ओनली एंड ओनली IGST लगेगा, ना CGST ना HGST, IGST लगेगा। ठीक, पढ़ लो आंसर इसका। टैक्सेबल इवेंट अंडर GST इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, बहुत बड़ा है टैक्सेबल इवेंट, क्लास 1 में भी बता दिया था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक, CGST एंड SGST ऑब्लिक UTGST विल बी लेविड ऑन, बताओ यार जल्दी से बोलो, इंट्रा स्टेट सप्लाई। IGST विल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक, अच्छे से निकल रहे हैं आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैज ट्रांसफर सम गुड्स टू इट्स ब्रांच, ओके, रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल so that the goods can be sold from the branch, okay, the goods have been transferred without any consideration, without any consideration, without any consideration, without any consideration, जिसमें consideration involved हो। 7(1)(c लिख लेते हैं, 7(1)(c पढ़ेंगे। 7(1)(c में शेड्यूल नंबर 1 के 4 पैरा, बहुत अब आपके दिमाग में गूंजने लगे होंगे वो। The company believes that the transaction undertaken by it does not qualify as supply as no consideration is involved. कंपनी कह रही है कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो सप्लाई कैसा। अच्छा बताते हैं, ascertain whether the transfer of goods by दामोदर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक, टू किसको, इस ब्रांच ऑफिस एज क्वालिफाइज एज सप्लाई, समझते हैं। जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता 7(1)(c पढ़ेंगे। 7(1)(c के 4 पैरा, पैरा नंबर 1 परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस एसेट्स ऑन विच ITC हैज बीन क्लेम, नहीं फेंका नहीं है, ट्रांसफर भी नहीं कराए फ्री में। हाँ, ट्रांसफर करा अपनी ब्रांच को। मेरी ब्रांच क्या हुई, मेरी ब्रांच हुई डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, बताया था आपको डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन दोबारा से बता देता हूँ जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है इससे पहले वाली। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन वो पर्सन होते हैं, जैसे आई एम रजिस्टर्ड इन यूपी और मैंने एक ब्रांच खोली सपोज वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में, तो देयरफॉर मेरे को GST लेना पड़ेगा, GST नंबर लेना पड़ेगा स्टेट वाइज, बट मेरा पैन एक ही होगा, GST होगा मेरा स्टेट वाइज। अब मेरा GST स्टेट वाइज है तो मेरा एक GST यूपी का होगा, एक वेस्ट बंगाल का होगा, एक दिल्ली का होगा, तो ये मेरे लिए डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। मैं वेस्ट बंगाल और दिल्ली के लिए क्या हूँ, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। दिल्ली वाले के लिए यूपी वाला और बंगाल वाला डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, ऐसी बंगाल वालों के लिए यूपी वाला और दिल्ली वाला डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है सर, तो वो ये कहना चाह रहा है जो उसकी ब्रांच है ना, वो ब्रांच आपकी वेस्ट बंगाल में है और उसका ऑफिस किधर है रजिस्टर्ड, वो दिल्ली में। ठीक है, अब ये जो वेस्ट बंगाल की ब्रांच है ये क्या बन गई, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। हाँ, ये जो वेस्ट बंगाल की ब्रांच है ये DDP की कंडीशन पूरी कर रही है। रजिस्टर्ड पर्सन और DDP की कंडीशन कौन से पैरा में आती थी, पैरा नंबर 2 में आती थी। हाँ सर, तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या बोथ टू डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या रजिस्टर्ड पर्सन। यस, वेस्ट बंगाल इज माई डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन ब्रांच। ओके, तो मैं अगर उस ब्रांच को फ्री में सप्लाई करूंगा तो वो मेरी सप्लाई में कंसिडर हो जाएगा। यस, तो कंपनी कह रहा है कि हमने फ्री में बेचा है, भेजा है मतलब ब्रांच को कि ब्रांच तू आगे फर्दर उस माल को बेच लेना। तो सेक्शन 7(1)(c पैरा नंबर 2 में कहा अगर आप ब्रांच ट्रांसफर, प्रैक्टिकल सिनेरियो में कहते हैं ब्रांच ट्रांसफर टू DDP, अगर ब्रांच ट्रांसफर टू DDP नहीं है या रिलेटेड पार्टी नहीं है तो 7(1)(c नहीं लगेगा, उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर ब्रांच ट्रांसफर टू DDP है या रिलेटेड पार्टी है तो ही 7(1)(c पैरा 2 में फॉल करोगे। और पहले हमको DDP देखना है, तो इसलिए हमने देखा वेस्ट बंगाल ब्रांच इज माई DDP। यस, इट माई DDP। सर DDP कब नहीं होगा, बता देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है मेरठ में, उसने क्या करा, उसने यूपी में रजिस्ट्रेशन लिया, 3 साल बिजनेस करा और उसने मेरठ का ही बंदा है, मेरठ में ही बिजनेस कर रहा था। अच्छा, उसने मेरठ में ही एक और शॉप ले ली। अब क्या होता था, जो उसका हेड ऑफिस था जो बहुत सालों से चल रहा था, वहां से कुछ माल ट्रांसफर होता था ब्रांच को। मेरे पे कॉल आया कि सर ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है
तो सेक्शन 71B आपने पढ़ाया था, उसमें पैरा नंबर 71C आपने पढ़ाया था, उसमें पैरा नंबर 2 पढ़ाया था। तो देयरफॉर ये ब्रांच ट्रांसफर पे 71C पैरा 2 लग जाएगा। आप बताओ ये DDP है ब्रांच या नहीं है? जो मेरठ वाली दूसरी ब्रांच खोली है उसने, DDP की कंडीशन थी स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन लेना है। तो वो DDP आपका जब होगा जब आपका पैन तो सेम होगा बट GST नंबर डिफरेंट होगा। तो मैंने पहले पूछा कि आपने जो ब्रांच खोली है उसके लिए GST नंबर दूसरा लिया है या उसी पे काम कर रहे हो यूपी वाली पे? उसने कहा सर यूपी वाली पे काम कर रहे हैं। तो यूपी वाली पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन होगा कैसे? मैं अपना माल मतलब अगर मैं एक GST नंबर हूँ जो मैं यूपी में रजिस्टर्ड हूँ तो मैं यहाँ हेड ऑफिस से निकालूंगा माल और अपनी ब्रांच में रख लूंगा। तो देयरफॉर मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि मैं डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हूँ? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन है आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा GST में। अपना सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे विद इन द स्टेट हो चाहे आउटसाइड द स्टेट हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं ब्रांच ट्रांसफर बोल रहा हूं तो DDP उसमें चलेगा। DDP कब आएगा? जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा अंडर द सेम पैन। लिख लो इसको, सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन। तो वो बोल रहा है सेपरेटली ही ब्रांच है हमारा जो रजिस्टर्ड है। उसने कैसे बताया? रजिस्टर्ड है। तो रजिस्टर्ड कहाँ है? रजिस्टर्ड कहाँ है? रजिस्टर्ड वेस्ट बंगाल में। उसने कहा ना रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, रजिस्टर्ड है वेस्ट बंगाल में। रजिस्टर्ड कहाँ है? GST में रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल के GST में। ओके सर, तो ब्रांच ट्रांसफर हुआ, DDP है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, यस सप्लाई है, 71C पैरा नंबर 2 याद ना होना चाहिए आपको। तो क्या लिखोगे आप? इट इज क्वालिफाई एज अ सप्लाई, यस। क्या रेफरेंस दोगे? एज पर पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। आपने अगर इतना लिख दिया ना पूरे नंबर मिलना है। शेड्यूल 1 रेड विद किसके साथ? सेक्शन 71C। फिर 71C को डिफाइन करोगे, सेल्स ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या बोथ। ठीक है, किसको किसको कर रहे हैं? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को विदाउट कंसिडरेशन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये लॉ हो गया। फिर बताओगे वेस्ट बंगाल में वो रजिस्टर्ड है तो देयरफॉर वेस्ट बंगाल ब्रांच इज कंसिडर एज DDP। ये एनालिसिस में लिखोगे सेकंड पैरा में। तो देयरफॉर उसके बाद पहला लिखोगे कि देयरफॉर जो माल आपका उठ के दिल्ली से वेस्ट बंगाल गया है अपने डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को, इट इज कंसिडर इन पैरा नंबर 2 ब्रांच ट्रांसफर पैरा नंबर 2 ऑफ शेड्यूल नंबर 1 रेड विद सेक्शन 71C। तो कंक्लूजन में लिखोगे, 3 पैरे बनाने हैं। फर्स्ट पैरे में आपको प्रोविजन लिखने हैं GST के, सेकंड में आपको एनालिसिस करके देना है जो केस स्टडी है, थर्ड में आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में लिखोगे इट इज क्वालिफाइड एज सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 पैरा 2 सेक्शन 71C। देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है आपके वालों ने इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट पहुंचा एज पर शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, पहरा लिखा है? नहीं, आप तो पहरा भी बता रहे हो उसको। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ किसको? बिटवीन रिलेटेड पर्सन बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इज स्पेसिफाइड इन 25। When made in course or furtherance of business is deemed as supply even if without consideration. In given case, since the Damodar Private Limited and its branch located in another state are deemed distinct person. उन्होंने भी यही बोला ना कि जो आपकी ब्रांच है वो DDP है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन दैम क्वालिफाई एज सप्लाई। ये आपका क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया। ठीक है सर, आपने तो पहरा भी बता दिया, सेक्शन भी बता दिया, इसमें तो लिखा नहीं है। तो मैं इसलिए तो आप पे इतना टाइम लगा रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस मैं टेस्ट ऑफ नॉलेज के बहुत जल्दी उड़ा दूँ। मुझे क्वेश्चंस पे टाइम लगाना होता तो मैं क्वेश्चन ही करा देता। क्वेश्चन एज इट इज छप के आने के चांसेस बहुत कम है। अगर हम कंसेप्ट समझ गए अपने माइंड में तो हम कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा। आपने देख लिया, मैंने डिटेल आपको पढ़ाया जिससे आपके सारे क्वेश्चन हिल रहे हैं। तो पढ़ते हैं। पृथ्वी एसोसिएट इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। इट्स इंक्वायर फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर। सो सॉरी, पहले पानी पी लेता हूँ मैं, 1 मिनट।
It inquires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration. In accordance with the provision, you are required to enumerate such activity if any. हाँ, कोई पृथ्वी एसोसिएट्स है, वो मजे लेने के लिए अपने टैक्स एडवाइजर के पास पहुंच गया। उसने सोचा कि टैक्स एडवाइजर के कुछ जानता है नहीं। उसने पूछा अगर मैं विदाउट कंसिडरेशन कुछ सप्लाई करूं तो वो सप्लाई में आएगा। तो अगर आप टैक्स एडवाइजर हो, वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है टैक्स एडवाइजर आप हो, तो आप पृथ्वी को बताओ कि कौन कौन सी सप्लाईज अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो वो जीएसटी की सप्लाई में कंसिडर होगी। तो आप बताओगे सेक्शन 71C ने पावर दी है शेड्यूल 1 के लिए, जिसमें विदाउट कंसिडरेशन 4 पैरे में इन सप्लाई को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फ्री सप्लाई, डीम्ड सप्लाई, बिकॉज कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व। 1 2 3 4 चारों डिस्कस कर देना। देख लो क्या लिखा है आपके में। यहाँ तो भाई साहब इन्होंने 71C भी नहीं बोला, 7 ही बोल लिया। इनको बता के आना 71C है, ठीक। फर्स्ट सेकंड परमानेंट ट्रांसफर, ये हो गया दिस, ये हो गया एजेंट वाला, ये हो गया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाला। चलिए, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट गुड्स और सर्विसेज विच अट्रैक्ट द हाईएस्ट टैक्स रेट। कंपोजिट एंड हाईएस्ट कुछ जम रहा है आपको? कंपोजिट एंड हाईएस्ट नहीं, कंपोजिट कॉम्बो वाली सप्लाई है तो प्रिंसिपल लगेगा। आपको याद आ गया होगा प्रिंसिपल। कौन सा रेट लगाते हो? प्रिंसिपल रेट। एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। तो देखते हैं क्या लिखा है। आप इसमें क्या क्या समझाओगे? सेक्शन 8 की कंपोजिट सप्लाई समझाओगे तो उस पर कंक्लूजन दोगे कि इस पे प्रिंसिपल रेट क्यों लगेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाँ जी, करेक्ट नहीं थी। हाईएस्ट टैक्स रेट नहीं लगेगा। कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। It is mixed supply that treated as supply that the particular goods or services which attract the highest tax। आपको कंपोजिट भी समझा देना है, उसको मिक्स भी समझा देना है, और दोनों के टैक्स रेट भी निकाल के दे देना उसको, कौन कौन से टैक्स रेट किस किस में लगेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल 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 गुड्स गुड्स गुड्स। हाँ, पोजीशन इन नेसेसरी फॉर अ ट्रांजेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई ऑफ गुड्स। यस, शेड्यूल नंबर 2 में बताओगे टाइटल ट्रांसफर तो गुड्स सर्विस प्रोवाइड करनी या फैसिलिटी दे रहे हैं तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट्स टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रेड विद शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 फ्री सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई। तो बताना है कौन कौन सी सप्लाई शेड्यूल नंबर 1 में आएंगी। आपको चारों याद है, पढ़ते हैं। सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली and a depot in Mumbai. Both these establishments are registered in respective state। दिल्ली में भी रजिस्टर्ड है और मुंबई में भी रजिस्टर्ड है। फिनिश गुड्स आर सेंड फ्रॉम द फैक्ट्री इन दिल्ली टू किसको? मुंबई डिपोट विदाउट कंसिडरेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, विदाउट कंसिडरेशन। तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो देयरफॉर मैं क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला है कौन सी सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन के होते हुए भी सप्लाई होंगी। तो हमें पता है 71C की ऐसी सप्लाई है जो शेड्यूल नंबर 1 में लिखी हुई है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए आप। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना है हमें। तो सुलेखा मैन्युफैक्चरर हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड डिपो इन मुंबई। बोथ दीज एस्टेब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्टिव स्टेट। रजिस्टर्ड मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में भी, और दिल्ली जीएसटी और महाराष्ट्र जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है। फिनिश गुड्स आर सेंड फ्रॉम द दिल्ली टू मुंबई डिपो विदाउट कंसिडरेशन सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड, जिससे वो बिक सके। तो पैरा नंबर 2 में क्या लिखा है? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या मुंबई डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है? हाँ। दूसरे स्टेट में दूसरा रजिस्ट्रेशन, सेम पेन पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन। यस, सेम पेन पे डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, तो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया मुंबई वाला। तो दिल्ली टू मुंबई अगर कुछ माल जा रहा है तो पैरा नंबर 2 में कवर होगा ऑफ शेड्यूल नंबर 1 के, ठीक है सर। तो ये कंसिडर, ये सप्लाई है। रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई। हिज ब्रदर हु इज सेटल इन लंडन, ठीक है, इज वेल नोन लॉयर। रमन हैज़ टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम हिम
फ्री ऑफ कॉस्ट विद रिगार्ड टू हिज फैमिली डिस्प्यूट। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, यस, किससे ले रहा है? अपने ब्रदर से ले रहा है। ब्रदर इज अ रिलेटेड पर्सन, ब्रदर इज अ रिलेटेड पर्सन, ब्रदर इज अ रिलेटेड पर्सन, हाँ रिलेटेड हो सकता है, बट डिपेंडेंट, मैंने एक वर्ड बोला था डिपेंडेंट, याद रखना। उसका भाई लंदन में लॉयर की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो रमन पे डिपेंडेंट नहीं है उसका भाई। तो देयरफॉर अगर वो सर्विसेज ले रहा है लॉयर की, रमन अपने भाई से, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे? हम उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, यस इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। किससे? रिलेटेड पर्सन या डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट? रिलेटेड पर्सन, तो रमन का भाई इज अ रिलेटेड पर्सन? नहीं है। सेकंड लिंब टूट गया, रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो देयरफॉर इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, बिकॉज उसका भाई लंदन में वेल नोन प्रैक्टिस कर रहा है, वो रमन पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर उसका भाई रमन पे डिपेंडेंट होता तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम कंसिडर करते किसमें? 7(1)(c) के पैरा नंबर 4 में। Would your answer be different in the above case? Raman had taken advice in respect of his business unit in Chennai. अगर वो अपने बिजनेस यूनिट के लिए ले रहा है तो भी हमारा आंसर सेम होगा, क्योंकि रमन का भाई डिपेंडेंट नहीं है रमन पे। ठीक, आंसर क्या है? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो देयरफॉर ये सप्लाई होगा। कहाँ लिखा है? In view of the same, the factory report of Sulekha manufacturers are distinct person, therefore supply of goods from Delhi to Mumbai without consideration, but in course or furtherance of business is a supply. क्या है? It is a supply under section 7. ओके सर। बी पार्ट में क्या लिखा है? बी पार्ट में लिखा है शेड्यूल 1, यस रिलेटेड पर्सन बताया। रिलेटेड पर्सन कौन कौन है? Who is wholly and mainly dependent on the said person. तो रमन का भाई वो डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी, इस केस में भी हम उसको नहीं मानेंगे क्योंकि उसका भाई उस पर डिपेंडेंट नहीं है, बोला ना। अच्छा, क्वेश्चन 7 जल्दी करो, जल्दी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेड्यूल 2 का पूछ रहा है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज, रेंटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोज बाय अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। गुड्स है, ठीक, फेंक रहे हो या ट्रांसफ़र कर रहे हो, इट इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल जा रहा है आपसे। ट्रांसफ़र इन राइट आता है तो देखना ही नहीं ना सर, गुड्स ही बोल दो ना उसको। ट्रांसफ़र ऑफ अ टाइटल गुड्स, टाइटल गुड्स। अरे सी में कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाए, सी में कुछ गड़बड़ हो गया। सी का पढ़ो दोबारा से। ट्रांसफर ऑफ राइट तो है, आगे क्या कह रहा है? विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। जब टाइटल ही नहीं जा रहा तो ये सर्विस है। सर कैसे? मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी अपनी रहने के लिए दी है, क्या मैंने आपके नाम में ट्रांसफर कर दिया टाइटल? नहीं, आपको सर्विस प्रोवाइड करिए। तो वो लास्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन पूरा पढ़े करो, मैंने खुद नहीं पढ़ा। तो विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का पढ़ो जल्दी से। टेम्परेरी ट्रांसफ़र परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। टेम्परेरी ट्रांसफ़र, परमानेंट है नहीं, टेम्परेरी है, इट इज़ अ सर्विसेज। एक फैसिलिटी दिया है, कुछ समय के लिए आप यूज़ कर लो, परमानेंटली राइट नहीं दिया। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड टू अनदर बिजनेस, विच इज़ अप्लाइड टू पर्सनस, एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड ऑन अनदर पर्सनस गुड्स। जॉब वर्किंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आई एम अ जॉब वर्कर, सर्विस हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर इन टाइटल इन गुड्स, टाइटल आते ही कुछ नहीं देखना, क्या देखना है? गुड्स। पेन भी ऐसी लग रहा है मेरे को। ठीक, अब कितने क्वेश्चन बच रहे हैं? 16। होप बाकी तो आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता किसी में कुछ दिक्कत आएगी। मैं आंसर से देख लेता हूँ। ठीक है, सेक्शन 7 ठीक है, रिलेटेड पर्सन कर लोगे, बता दिया ये सारा। ये क्या है?
कंपोजिट सप्लाई कर लोगे, इसमें क्या है, मिक्स सप्लाई कर लोगे, इसमें मिक्स सप्लाई कर लोगे, शेड्यूल नंबर 1 कर लोगे, 7(1)(a) बहुत अच्छे से कर लोगे। सर्विसेज कौन सा, एल्कोहलिक लीगल लाइसेंस किस में बताया था, सेक्शन 2 सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में। एक तो शेड्यूल 3 की ट्रांजैक्शन को गुड्स और सर्विसेज नहीं मानेंगे, और एक एल्कोहलिक लीगल लाइसेंस अगर ट्रांसफ़र कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल अथॉरिटी तो उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे, इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसके साथ हमारा चैप्टर 2 के भी एसएम के क्वेश्चन पूरे होते हैं। क्या आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिससे जीएसटी में प्रॉब्लम है, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय। मिल जाते तो मेरे को वो भी करा देता हूँ, टेस्ट ऑफ नॉलेज के तो हैं, मैं सोच रहा हूँ उसके भी करा दूँ आपको, इलस्ट्रेशन के। इलस्ट्रेशन क्या आप करना, बहुत आसान है, सब निकलेंगे। टेस्ट ऑफ नॉलेज के मैं निकलवा देता हूँ। कितने क्वेश्चन है, 15 एक क्वेश्चन है, आराम से निकालेंगे। प्रैक्टिकल देखेंगे, थ्योरी हमने बहुत अच्छे से कर ली। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, बता देना यार, बहुत बार पढ़ लिया इसको। वैसे कहता क्या है ये सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई में, वही बात कर रहा है जो मैंने बहुत बार आपको बताई है। जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, बताओ इसको, बता दो, एंट्री भी बता के आओ उसे, जो आपको नंबर तो जानबूझ के देगा ही देगा। नोटिफिकेशन की एंट्री, डेट भी बता दो, 15/11/2017, इतनी बार बोल दी मैंने। और सर्विसेज के केस में बताना सर्विस टैक्स से एज इट इज़ आया कंसेप्ट अंडर फॉरवर्ड चार्ज। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बता देगा मेरे बच्चे, कोई भी जो मुझसे बड़ा हुआ। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केस एज्यूमिंग दैट जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। क्या रिवर्स, फॉरवर्ड नहीं रिवर्स, तो वो 31/60 पेमेंट रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स आया, गुड्स 3 कंडीशन 1 2 3 देखेंगे। तो क्या क्या, डेट ऑफ पेमेंट बाय रिसिपिएंट ऑफ गुड्स,
टेस्ट ऑफ नॉलेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट ऑफ नॉलेज टाइम ऑफ सप्लाई में क्या क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी 12(2), 13(2) को समझा के आएंगे, सिग्निफिकेंस निकल जाएगा आपका। जीएसटी इज पेबल ऑन एडवांस रिसीव फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। एडवांस गुड्स के रिस्पेक्ट में एडवांस मिला है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें एंट्री नंबर 66/2017 ने मना करा हुआ है। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि पहले ज़माने में ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर एडवांस पे टैक्स नहीं देते थे, इसलिए ये प्रोविज़न लाया तो गया जीएसटी में कि एडवांस के गुड्स पे भी जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, बट लेटर ऑन उसे हटा दिया गया। कब हटाया? 15/11/2017 को हटा दिया गया। क्या सप्लाई के रिस्पेक्ट में एडवांस मिलेगा तो उस पर जीएसटी है? हाँ, उस पर जीएसटी है, उस पर टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। तो गुड्स के केस में अकॉर्डिंगली आप समझा देंगे, सर्विसेज का केस भी समझा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग दैट द जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। कैसे बोल रहा है ये? रिवर्स चार्ज में। रिवर्स चार्ज के 2 केस थे, एक तो सप्लाई का था जिसमें 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर पकड़ते थे। यहाँ क्या पकड़ते थे? 31 डेज पकड़ते थे, 61 की जगह पेमेंट और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। तो रिवर्स चार्ज के केस में ये था। अब देखते हैं कि गुड्स का केस की सर्विसेज का केस है। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स बोल दिया बॉस ने। क्या बोल दिया बॉस? गुड्स बोल दिया इसने। तो हम 31 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, 3 होगा, जो अर्लियर होगा वो देखेंगे। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स ये दे रखी है हमें, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। डेट ऑफ पेमेंट हमें ये दे रखी है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, किसके द्वारा? बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स, बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स, ये भी दे रखा है। यहाँ से इस दिन को छोड़ के, जो ये दिन दे रखे हैं, इस दिन को छोड़ के अगले 31 दिन गिनना है हमें। अब दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कैसे गिनते हैं 31 दिन। और आप बात दिमाग में ठान लेना, इससे एक क्वेश्चन उठेगा टाइम ऑफ सप्लाई से, पक्का और पक्का एक क्वेश्चन 5 नंबर या 4 नंबर का उठेगा, चाहे वो एमसीक्यू में उठे चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में उठे। तो इस चैप्टर को छोड़ना तो नहीं है, बहुत अच्छी तरह मैंने कराया और करना भी है। तो अब मैं दिखाता हूँ 31 डेज निकलेंगे कैसे। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ द गुड्स, सप्लायर ऑफ द गुड्स ने इशू करा इनवॉइस 29 जून को। 29 जून को छोड़ना है, क्योंकि मैंने बोला था फ्रॉम में एक्सक्लूडिंग करते हैं वो डेज को। तो क्या लिखा है? 31st डे फ्रॉम माने एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द सप्लायर इशू द इनवॉइसेस, एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द सप्लायर इशू द इनवॉइसेस। तो सप्लायर ने इशू करा इनवॉइसेस 29 जून। तो यहाँ से 31 दिन कैसे गिनेंगे? जून में कितने दिन होते हैं? 30। जून में कितने दिन होते हैं? 30। 29 को इशू करा तो जून का कितना दिन बचा? 1 दिन बचा। तो जून का 1 दिन बचा। हमें कितने निकालने हैं? 31 दिन। दिख रहा होगा सबको 31 दिन। माइनस करेंगे 1 डे। 1 डे किसका? जून का। तो कितने आ जाएंगे? 30 जुलाई। क्या आ जाएगा? 30 जुलाई। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। यस, तो 30 जुलाई इज माई 31st डे। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेशन बनाऊँ 31वें दिन की, तो आप मुझे को बता देना कि क्या क्या आएगा। 31st डे, 31st डे क्या होगा? 31st डे होगा हमारा, यहाँ इस केस में 30 जुलाई निकल के आया। अच्छा सर, पहले यही निकाल लेते हैं। फिर 29 जून, यस 30 जुलाई निकल के आएगा। गुड्स का केस है तो 31 पकड़ रहे हैं, और सर्विसेज का केस होता तो सर 61 पकड़ते। 29 जून, यस 30 निकल के आएगा। ये तो सर सेम ही दे दिया इसने। और भी है क्या कुछ? हाँ, 1 जून, 1 जून। जून में कितने दिन टोटल? 30। ठीक, तो करिए 31 निकालना है आपको, 31 डे की कैलकुलेशन करनी है। तो पहले मंथ की कैलकुलेशन कीजिए। मंथ क्या है? 30 दिन का। जून कितने दिन का होता है? 30 का। उसमें से 1 तारीख को एक्सक्लूड करना है। तो जून में कितने दिन बचे? 29 दिन बचे। अच्छा सर, हमें 31 डेज चाहिए 1 जून से। 29 जून के निकल जाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा मेरा? जुलाई। तो सेकंड मेरी क्या हो जाएगी? जुलाई। तो यहाँ पे लिख लो 2 जुलाई। ओके, 29 जून सेम आ जाएगा 30 जुलाई, जो पहले निकाला था। मत निकालना, 30 जुलाई सेम आ जाएगा। एग्ज़ाम में थोड़ा स्मार्टली वर्क करना, कभी अलग अलग जून का, मतलब 29 जून का अलग अलग निकालो। एक बार निकाल तो लिया हमने। ओके बेटा, अच्छा ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है। अभी तक तो हम सही चल रहे हैं।
अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसे काट देना है इस डेट को, ये कन्फ्यूज़न पैदा करेगी ये वाली डेट, ये वाली डेट कन्फ्यूज़न पैदा करेगी, तो इसे काट देता है। अब इसका कोई रेलिवेंस नहीं है। अब हमें अर्लियर ऑफ देखना है, दिस वन और दिस वन, ठीक। कहाँ कहाँ से अर्लियर ऑफ देखना है, इससे और इसमें से नहीं, इसमें से। कहता ना ये दिक्कत पैदा करेगी। तो देखिए कौन सा अर्लियर है, मेरे को बताओ कौन सा अर्लियर है। जुलाई, 1 जुलाई अर्लियर है, अगस्त या जुलाई, 30 जुलाई, तो आंसर आएगा 1 जुलाई, आंसर आएगा 1 जुलाई। अब तो आप करोगे 1 जुलाई जून, और तो क्या अर्लियर जून जुलाई। अब इसमें देखो पेमेंट में क्या लिखा है, पार्ट ऑफ द पेमेंट, हाँ जी, पार्ट ऑफ द पेमेंट मेड ऑन 30 जून एंड बैलेंस पेड ऑन 20 जुलाई। इस केस में अगर कभी भी पार्ट में पेमेंट आया है, मतलब 1 लाख का गुड्स बेचा और पेमेंट आ रहा है पार्ट्स में, पहले 20,000 आया फिर 80,000 आया, तो उस केस में 2 टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे, एक बार 20,000 की निकलेगी, एक बार 80,000 की निकलेगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मेरा ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या क्या, पहला क्वेश्चन नंबर ए, दूसरा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर ए में ये तो सेम आएगा, जुलाई 1 दोनों में, जुलाई 1 जो मेरा क्या था रिसीप्ट ऑफ गुड्स का डेट, जुलाई 1, ये 2 हो जाएंगी मेरी पेमेंट, एक तो हो जाएगी 30 जून और एक हो जाएगी 20 जुलाई। और इस केस में 30th ही निकलेगा, 30th जुलाई, हाँ 30th जुलाई मेरा 31st डे होगा, ये सेम आएगा। बस पेमेंट ही 2 बार अलग अलग हुई है, तो ये 2 बार क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब बताइए टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस, तो कौन सा अर्लियर है, जून अर्लियर है, कौन सा अर्लियर है, जुलाई अर्लियर है, कौन सा 1 जुलाई, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें इस केस में अब क्या कह रहा है, पेमेंट इन दी एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 28 जून एंड डेबिटेड इन द रिसिपिएंट बैंक अकाउंट और 30 जून। मैंने बोला था पेमेंट जब बुक्स में और बैंक अकाउंट में विच एवर इज अर्लियर पेमेंट का डेट पकड़ेंगे। तो इसमें से कौन सा अर्लियर है, तो पेमेंट का डेट हो जाएगा इसमें 28 जून, ठीक है। अब 28 जून हुआ तो कौन सा पहले आया, तो दिस वन इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। ओके सर, इसमें भी यही केस है, 30 जून और 26 जून, तो कौन सा आया तुम्हारा 26 जून, पेमेंट का डेट कौन सा आया 26 जून। अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या है इस केस में, जून जून जुलाई, तो जून आ जाएगा 26 जून। अब 1 अगस्त 10 और 31 जुलाई, तो दिस अकॉर्डिंगली तुम्हारे क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। सही है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करा रहा है इन केस ऑफ रिवर्स चार्जेस। ये खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 5th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कबीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंगेज द सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट। ओके बेटा, on 17th June and made advance payment for the transporter on the same date 17 June. However, the consignment could not be sent immediately on account of strike in the factory. Instead, was sent on 20th July. Issue invoice was received from transporter on 22nd July. What is the time of supply of the transporter services? Services क्या दिया, और हमें पता है ये जो ट्रांसपोर्टर बाय द रोड ट्रांसपोर्ट होता है ये अंडर आरसीएम आता है। इसका टैक्स कैसे लेवी होता है, आरसीएम में, आरसीएम में हम पढ़ के आए हैं। और सर्विसेज बोल दिया, तो सर्विसेज के केस में आरसीएम, तो वो ये 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस कब इशू हुआ है, तो इनवॉइस इशू हुआ है आपका, बताओ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ, 17th ऑफ जून। यस सर, 17th ऑफ जून। क्या बोल रहा है, कबीरा इंडस्ट्री एंगेज द सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑन 17 जून, ठीक। 17th जून को आपका इनवॉइस बना ना, दोबारा से पढ़ो, "61 days from the invoicing." तो कबीरा इंडस्ट्री लिमिटेड एंगेज इन द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑन 17th June and made the advance payment on
द सेम डेट। हमें पता चल गया पेमेंट की डेट क्या है 17 जून, तो एक तो 17 जून आ जाएगा फॉर्मूले में, और ऊपर 61 डेज निकालेंगे विच एवर इज अर्लियर, 61st डेट जो भी होगा इट माई टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा सर, हाउएवर द कंसाइनमेंट कुड नॉट बी सेंड इमीडिएटली ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक इन द फैक्ट्री एंड इंस्टेड वाज सेंड ऑन 20 जुलाई, 20 जुलाई को वो सेंड हुआ। ओके, इनवॉइस वाज रिसीव फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर ऑन 22 जुलाई। बोल दिया उसने इनवॉइस ट्रांसपोर्टर से, किससे, फ्रॉम ट्रांसपोर्टर से। कब आया 22 जुलाई, तो 22 जुलाई से 61 दिन, तो ये तो जुलाई, अगर 61 दिन भी मानूँ मैं, नॉर्मली 60 दिन मानूँ, तो अगस्त सितंबर, सितंबर में जाके कोई डेट निकलेगी, तो अगर मैं सितंबर की डेट निकालूं और जून विच एवर इज अर्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है 17 जून इज़ माई टाइम ऑफ सप्लाई। तो मेरी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी 17 जून, 17th ऑफ जून। ठीक, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 6, राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव द ऑर्डर, Raju Private Limited received the order and advance payment on 5th of January for carrying out an architectural job work। अब ये architectural job work क्या हो गया मेरा, services हो गया। It delivers the design on 23rd April by overseas, no invoice is issued at that time and it is issued much later, बहुत बाद में, after the expiry prescribed period for issue of invoice। बोल रहा है जो इन्वॉइस इशू की लिमिट थी ना उसके भी बाद में बहुत इशू करा। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या पकड़ोगे, सेक्शन 13(2) पकड़ोगे। कौन सा पहले लिखोगे एज पर सेक्शन 13(2) के अकॉर्डिंगली हमें निकालना है टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, क्या लिखा था, अगर इन्वॉइसिंग करेक्ट है तो इन्वॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, इन्वॉइसिंग करेक्ट नहीं है तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, अच्छा, डिज़ाइन डिलीवर हो गए 23 अप्रैल को, तो कंप्लीशन हो गया सर्विसेज ऑन 13th ऑफ अप्रैल। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, बिकॉज इन्वॉइसिंग करेक्ट नहीं है तो इन्वॉइस हम नहीं लेंगे अपने फॉर्मूले में, कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर लेंगे। तो हमने कंप्लीट करी सर्विसेज 23 अप्रैल को और हमने पेमेंट रिसीव करा एडवांस में 5th ऑफ जनवरी को, तो विच एवर इज अर्लियर इज माई 5th ऑफ जनवरी इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी मेरी, टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज 5th ऑफ जनवरी। सर एग्जाम में कैसे हेल्ड करने हैं क्वेश्चन, ऐसे ही बना के आ जाए चित्र से, डायग्राम से, या कुछ और भी लिख के? तो बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करना है एग्जाम में क्वेश्चन पूरे मार्क्स के लिए। पहले में आप प्रोविज़न लिखेंगे, दूसरे में आप एनालिसिस लिखेंगे, तीसरे में आप कंक्लूजन लिखेंगे। प्रोविज़न में सर क्या लिखना है, जैसे 13(2) आपको याद आ रहा है तो इन्वॉइसिंग करेक्ट है या नहीं करेक्ट, ऐसे करके आप पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे उसको। फिर 31 का रेफरेंस भी देंगे। 31 में क्या लिखा है, 30 दिन में इन्वॉइसिंग करनी है, अगर आफ्टर इन्वॉइसिंग करनी है बिफोर कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ये हमें सर ने बताया था, लिख के आ गए। अब इसके बाद एनालिसिस करेंगे। इन द गिवन केस राजू प्राइवेट लिमिटेड ने एडवांस रिसीव करा 5th ऑफ जनवरी को एंड सर्विसेज बिकॉज द इन्वॉइसिंग इज नॉट करेक्ट मेंशन इन द क्वेश्चन। सर्विसेज के लिए हम इन्वॉइसिंग नहीं पकड़ेंगे, यहाँ पे हम क्या पकड़ेंगे, कंप्लीशन। तो उसने आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन डिलीवर करे 23 अप्रैल को, तो उसकी सर्विसेज कंप्लीट हो गई ऑन 23rd अप्रैल। तो कंप्लीशन के लिए 23rd, पेमेंट के लिए 5th ऑफ जनवरी, विच एवर इज अर्लियर के लिए 5th ऑफ, बोलो 5th ऑफ जनवरी इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। कंक्लूजन में लिखेंगे देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई इज 5th ऑफ जनवरी। कंक्लूजन एक लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए। Investigation shows that 7 question. Investigation shows that 150 carton of ceramic capacitor was dispatched on 2nd August, but no invoice was raised. Okay. तो गुड्स जा रहा है और इन्वॉइस रेस नहीं कर रहा, तो उसने सेक्शन 31 को तोड़ दिया। एंड द ट्रांजेक्शन डिस्पैच ऑफ कार्टन वॉज नॉट एंटर इन द अकाउंट्स वेन्यू इन ला। देर वॉज नो एविडेंस ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट से भी कुछ हमें नहीं मिल रहा। What is the time of supply of 150 carton for the purpose of payment of tax? For the purpose of payment of tax 150 carton का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, तो डेट ऑफ इन्वॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग। बोल रहा है इन्वॉइस भी इशू नहीं करा तो डेट ऑफ इन्वॉइसिंग तो पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल डेट ऑफ इन्वॉइसिंग, क्योंकि वो तो इन्वॉइस पे जो डेट पड़ी हुई होती है वो देखते हैं हम। और लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग के लिए हम सेक्शन 31 में जाते हैं। वो बोलता है अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है, यस मूवमेंट इन्वॉल्व है, डिस्पैच बोला है उसने, मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो उस केस में ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स आपको इन्वॉइस बनाना है। रिमूव हुआ गुड्स 2nd ऑफ
अगस्त। 2 अगस्त को रिमूव हुआ तो 2 अगस्त तक हमें उसका इन्वॉइस बनाना था, तो लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइस इज माई 2 अगस्त। तो देयरफॉर जो हमारा फॉर्मूला था इन्वॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर, इसमें इन्वॉइसिंग का तो हमें पता नहीं बट लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग हमें पता है जो कि हमारी 2 अगस्त। तो देयरफॉर मेरी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी अकॉर्डिंगली, इन दिस केस कहाँ लिखे हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंगली हो जाएगी 2 अगस्त। ठीक है बेटा। अच्छा, एज एन ऑर्डर इज प्लेस ऑन राम एंड कंपनी ऑन 18 अगस्त फॉर सप्लाई ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइज्ड शूज, राम एंड कंपनी गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी एंड इन्फॉर्म द कस्टमर एंड इशू द इनवॉइसेज ऑन 2 December. The customer collect the consignment from the premises, okay, of the Ram and Company on 7th December and electronically transfer the payment on the same, which is entered in the accounts on the next day 8 of December. For the time of supply of the shoes क्या है मेरा गुड्स है, शूज़ की सप्लाई क्या है मेरी गुड्स है, ठीक, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का, तो 12/2 पकड़ोगे फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग। डेट ऑफ इनवॉइसिंग बताओ क्या है। डेट ऑफ इनवॉइसिंग आपको पता है, इशू एन इनवॉइस ऑन 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को उसने इनवॉइस इशू कर दिया, सही है बेटा। अच्छा, अब इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है, मूवमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है, मूवमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि कस्टमर आ रहा है और गुड्स को लेके जा रहा है, तो मोमेंट इन्वॉल्व है, उसको वहीं लाके नहीं खा रहा गुड्स को। तो देयरफॉर ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स, आपसे जब रिमूव हो रहा है, जब आपको टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस फॉलो करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 31, ठीक है। तो 7 दिसंबर हो गई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग आपकी, बिकॉज मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो रिमूवल और बिफोर और आफ्टर नहीं, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो आपका जो बना वो ये बना, 2 दिसंबर इज माई इशू डेट, इशू ऑफ इनवॉइस डेट 2 दिसंबर, और 7 दिसंबर इज माई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग, विच एवर इज अर्लियर, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा, सबको पता है 2 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे। अच्छा, मील कूपन आर सोल्ड टू अ कंपनी ऑन 9 अगस्त फॉर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द सेट कंपनी। अच्छा, द कूपन आर वैलिड फॉर 6 months एंड कैन बी यूज अगेंस्ट परचेज ऑफ फूड आइटम। अगर इतना लिखा होता तो हमें पता है कि फूड आइटम के रिस्पेक्ट में जाएगा, ठीक, और वेरियस कोई मतलब वेरियसली यूज़ नहीं होगा, मतलब कई सप्लाई में यूज़ नहीं होगा, अमेजोन के करोड़ों प्रोडक्ट में यूज़ नहीं होगा, स्पेसिफिकली ये पेन खरीदने में यूज़ होगा ये कूपन। तो उसके टाइम को तो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस जब हमें पता है कि एंड यूज़ क्या है हमारा प्रोडक्ट का, तो क्या होगा, डेट ऑफ इशू। और जब हमें पता नहीं एंड यूज़ क्या है, करोड़ों प्रोडक्ट्स में अमेजोन के किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, तो डेट ऑफ रिडम्पशन इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। आगे भी कुछ लिखा है, द एम्प्लॉय यूजेज देम इन वेरियस स्टोर्स फॉर परचेज ऑफ वेरियस एडिबल आइटम। क्या लिखा है, वेरियस एडिबल आइटम, बहुत सारे एडिबल आइटम में से कुछ भी ले सकता है। तो देयरफॉर एडिबल आइटम के रेट अलग अलग होंगे, शायद इसका 5 होगा, इसका 18 होगा, बोतल का 28 होगा, तो देयरफॉर मैं कुछ किसी में भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे को पता है एंड यूज़ अभी एट द टाइम ऑफ इशू एंड यूज़ पता है, तो एट द टाइम ऑफ देखेंगे, क्या देखेंगे, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर मेरे को वी नो दी एंड यूज़, वी नो दी एंड यूज़, नो बेटा नहीं पता, तो आंसर क्या है, नो। तो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस क्या होगा बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस डेट ऑफ रिडम्पशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स इशू इनवॉइसेस फॉर सर्विसेज टू ABC लिमिटेड ऑन 17 Feb। ओके, इनवॉइस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हमें पता चल गई 17 Feb। द पेमेंट इज contested by ABC Limited on ground that on account of negligence of the firm, the company's case is dismissed by the court for non-appearance, which necessitate further appearance for which the firm is billing the company. The dispute drags on and finally payment is made on 3rd November.
आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज आर अंडर RCM। आपको ये नहीं बताएगा, सर्विसेज है, RCM है, 61 डेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर देखेंगे। पेमेंट मेरा कब हुआ है? पेमेंट मेरा 3 नवंबर को हुआ है और 61 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसेस। इशू ऑफ इनवॉइसेस की डेट है 17 Feb। अब निकालेंगे 61 दिन कितने बैठेंगे, तो 61 डेज की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले ये बताओ फरवरी के कितने दिन बचे? फरवरी में टोटल दिन 28, उसमें से 17 चले गए, कितने बचे? 11 दिन फरवरी के। तो देखो 61 टोटल दिन 61 निकालना है, माइनस फरवरी के 11 कर दो, 31 मार्च के कर दो, तो 19 अप्रैल क्या आया निकल के? 19 अप्रैल। तो 19 अप्रैल मेरा क्या आया? 61 डेज। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? 19 अप्रैल और 3 नवंबर विच एवर इज अर्लियर। कौन सा पहले है बताओ? टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में? 19 अप्रैल। ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, मॉडर्न सिक्योरिटी कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन 1 केसेस इज टेस्टेड इन अ बैच। कर लोगे, इसमें ये पकड़ना 5 सितंबर जो लास्ट डेट होती है उसको मानते हैं हम, जो मतलब जैसे हमारा काम 3 महीने से कम चल रहा है। मैंने कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में अभी तक नहीं बताया, बता देता हूँ। कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज या कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केसेस में 2 कंडीशन चेक करनी है कि वो कॉन्टीन्यूसली मोर देन 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मोर देन 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और पेमेंट टर्म कैन बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम ऑफ, जब आप क्या कर रहे हो? ट्रांजेक्शन कर रहे हो। तो देयरफॉर पेमेंट टर्म एंड इनवॉइसिंग टर्म डिफाइन होनी चाहिए जब ट्रांजेक्शन हो रही है, तो वो कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों माने जाते हैं। ठीक है सर, कॉन्टीन्यूस तो ये तो 2 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मैं आपके आया, मैंने कहा भाई साहब 2 दिन लगेंगे आपके AC रिपेयर करने में। आपने बोला ठीक है। तो आज जो 1 अप्रैल है और कल जो 2 अप्रैल है, तो कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज कब माना जाएगा? 2 अप्रैल को माना जाएगा। तो इसलिए ये कंप्लीशन 5 सितंबर माना जाएगा। आप कर सकते हो। अगर दिक्कत है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लेना। 12 क्वेश्चन नंबर, XYZ ऑफ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये तो कराना धर्म बनता है क्योंकि वी आर द चार्टर्ड्स। इशू एन इनवॉइस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू मिस्टर ए ऑन 7th of September। ओके सर, ये क्या है? इनवॉइस डेट है ये, ठीक है। एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइसिंग। डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज हैं तो 13(2) पकड़ेंगे। इंडिपेंडेंट केस है, द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाज कंप्लीटेड। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से क्या मीनिंग निकलता है? कंप्लीशन। ऑन 1 अगस्त एंड पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 28 सितंबर। तो पहले हम क्या देखेंगे? इनवॉइसिंग करेक्ट है या नहीं है। तो इनवॉइसिंग करेक्ट है या नहीं है उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? विदिन 30 डेज कंप्लीशन से इनवॉइसिंग है या नहीं है। तो 1 अगस्त को छोड़ेंगे, अगले 30 दिन पकड़ेंगे। अगर 1 अगस्त को छोड़ के अगले 30 दिन पकड़ेंगे तो 31 अगस्त तक मेरा इनवॉइसिंग हो जाना चाहिए था। ठीक है बेटा। और इनवॉइसिंग हुआ है 7 सितंबर को। इनवॉइसिंग इज इनकरेक्ट, अगस्त के बाद हुआ है, इनवॉइसिंग इनकरेक्ट है। तो कंप्लीशन और पेमेंट, मेरा यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आपको पता है क्यों होगा? कंप्लीशन है 1 अगस्त और पेमेंट है 28 सितंबर। तो देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज 1 अगस्त। चलो जी, इसमें जो आपको दिक्कत आने वाली है वो आने वाली है क्वेश्चन 3 सेम, ये होमवर्क है सेम है। अब पढ़ो क्वेश्चन 3। मिस्टर ए मेड अ पेमेंट ऑन 3 अगस्त। ओके बेटा, हाउएवर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वाज रिमेनिंग टू बी कंप्लीटेड एट दैट टाइम। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करना बाकी है बट पेमेंट एडवांस में आ गया है। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसिंग इज 7 क्या है? सितंबर। ये मानेंगे अगर आपने सर्विसेज नहीं दिए तो हम इशू ऑफ इनवॉइसिंग मानेंगे कि आपका इशू ऑफ इनवॉइसिंग करेक्ट है। अब आपका इशू ऑफ इनवॉइसिंग करेक्ट है तो हम ये मानेंगे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का फॉर्मूला हम पकड़ेंगे। तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर का फॉर्मूला हम पकड़ेंगे। इनवॉइसिंग आपकी हुई है 7 सितंबर और पेमेंट कब है आपका? पेमेंट है आपका 3 अगस्त। तो विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि सर्विसेज के केस में एडवांस पे टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, GST है, एंट्री नंबर 66/2017 में डिसअलाउ नहीं है वो गुड्स के केसेस में। तो देयरफॉर 3 अगस्त इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिक्कत आएगी, मैं बता देता हूँ क्या लिखा है।
Mr. A made a payment on 15th of September. However, provision of services was remaining to be completed at that time. अभी सर्विसेज नहीं दी है, कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो देयरफॉर हम ये मानेंगे इन्वॉइसिंग हमारी करेक्ट है। तो फॉर्मूला हम पकड़ेंगे इन्वॉइसिंग और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट कब हुआ है 15th ऑफ सितंबर, इन्वॉइसिंग कब हुआ है 7th ऑफ सितंबर। तो 7th ऑफ सितंबर और 15th ऑफ सितंबर विच एवर इज अर्लियर इज माई 7th ऑफ सितंबर इज माई टाइम ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मैसर्स प्रणव एसोसिएट अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइडेड रिकवरी एजेंट सर्विसेज। अच्छा, कुछ आरसीएम में हमने पढ़ा था रिकवरी एजेंट सर्विसेज होती हैं जिस पे आरसीएम देना पड़ता है। टू द न्यूट्रॉन क्रेडिट्स लिमिटेड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी को दी है। ओके, हमने पढ़ा था बैंक और एनबीएफसी के केस में ही बैंक या एनबीएफसी उस पर आरसीएम देगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ठीक है। एंड अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन 15 जनवरी, इनवॉइसेस फॉर द सेम वाज इशूड ऑन 7 फरवरी एंड द पेमेंट वाज मेड ऑन 18 अप्रैल बाय न्यूट्रॉन्स क्रेडिट लिमिटेड। बैंक्स accounts of the company was debited on 20th April. Determine the following person liable to pay GST। तो NBFC, इसका तो क्वेश्चन आपको 1 नंबर फ्री का मिलेगा। कौन पे करेगा? NBFC। अंडर बता के आना, कहाँ पे? अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। तो किसका केस है? सर्विसेज का केस है, सर्विसेज का केस है और आरसीएम का केस है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? 61 डेज और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 61 डेज कहाँ से? फ्रॉम माने एक्सक्लूडिंग द डे। तो क्या हमारा फॉर्मूला निकला था? 61 डेज फ्रॉम मतलब एक्सक्लूडिंग, 61 डेज 61st डे एक्सक्लूडिंग द डे ऑन विच द सप्लायर इशू द इन्वॉइसेस। जिस दिन सप्लायर ने इशू करा इन्वॉइसेस वहाँ से 61 दिन चलेंगे और उस दिन को एक्सक्लूड करेंगे जिस दिन आपने इशू करा है। ये भी होमवर्क में बहुत अच्छे से हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन पहले भी करा दिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मैसर्स एक्स सप्लाइड गुड्स फॉर 50,000 टू इट्स कस्टमर मिस दिव्याना on 1st January on the condition that the payment for the same will be made within a week. However, Miss Diana made the payment for the said goods on 2nd February and thus the interest amount to be 2,000 rupees. What is the time of supply in regard to the addition? मतलब ये जो इंटरेस्ट पेनल्टी फीस लग रही है इसके रिगार्डिंग में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ठीक, तो हमने पढ़ा था, लास्टली पढ़ा था हमने, अभी रिवाइज भी करा था। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, ये जो लग रहा है इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो जब अमाउंट ये 2,000 रुपये रिसीव हो जाएगा, किसको? सप्लायर को। ये 2,000 रुपये रिसीव हो जाएगा सप्लायर को फ्रॉम द रिसिपिएंट, तो उस तारीख को हम क्या मानेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो उसने बोला मिस दियाना मेड द पेमेंट फॉर दिस सेड गुड्स ऑन 2nd of February। 2nd of February को उनने सारा पेमेंट कर दिया, तो सप्लायर को कब रिसीव्ड हो गया? 2nd of February। देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज 2nd of February। ये भी बहुत अच्छे से निकल गया होगा क्योंकि रिवीजन अच्छा है। मानस एंड वानस ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज आते ही दिमाग खुल जाना चाहिए, सेक्शन 12 लगेगा। इट इज़ फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या? गुड्स वॉज सप्लाइड ऑन 3rd of October, इनवॉइस वॉज इशूड ऑन 5th of October। पेमेंट हमारा गुड्स के केस में पेमेंट हमारा इरेलीवेंट हो जाता है, तो इस डेट को आप पकड़ना ही मत। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? इन्वॉइसिंग और लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इन्वॉइसिंग हमें बता दिया 5th of October, और अब हमें क्या डिटरमिन करना है? अब हमें डिटरमिन करना है लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग। गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अब आप कैसे मानेंगे मूवमेंट इन्वॉल्व है? तो गुड्स वर्ड सप्लाइड बोल दिया ना उसने। सप्लाई का मतलब ये डीम्ड अज्यूम करेंगे कि गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो वो बोलेगा कि हमारे गुड्स के केस में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो गुड्स सप्लाइड कब करा? 3rd of October। तो देयरफॉर बिल कब तक बन जाना चाहिए था उसका? लास्ट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग एज पर सेक्शन 31 कब तक हो जानी चाहिए थी? 3rd of October। तो 5th of October और 3rd of October विच एवर इज अर्लियर, टाइम ऑफ सप्लाई इज 3rd of October। बहुत बढ़िया बेटा, निकल गया ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, खत्म हो गए। टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो भी होता हो करिए, इसको बहुत रीचेबल बनाइए। अब अगला चैप्टर, वैसे तो इस कॉम्बिनेशन में ही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट वो अगला चैप्टर होगा। तो देयरफॉर बाय बाय, टाटा। 15.3 को याद रखना, इतना ही आपके कोर्स में। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकालते हैं।
बहुत जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आर द पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ऑल सिचुएशन? नहीं, दो ही पकड़ना है, कितनी भी बार कुछ भी कंफ्यूज कर दे, पोस्ट सप्लाई प्री सप्लाई बता के आ जाना, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ इंक्लूड्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। पहली क्लास में बताई थी कंसिडरेशन की डेफिनेशन, मॉनेटरी भी आएगा और नॉन मॉनेटरी इन काइंड भी वैल्यू है तो भी कंसिडरेशन है। एक चीज और बताई थी, समथिंग फॉर समथिंग, मतलब मैं गुड्स दे रहा हूँ तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ पेमेंट लूंगा, तो समथिंग फॉर समथिंग की कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो ही कंसिडरेशन है। अगर समथिंग टू समथिंग की कंडीशन पूरी नहीं है तो कंसिडरेशन नहीं है, इतना भी बोल के आ जाना, मैं बता रहा हूँ इतना भी नहीं लिखा होगा आंसर में। शार्प माइंड्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, monthly fee charged by the institute from a student is 10,000. The institute is known for its commitment to provide education to underprivileged children. It train 10 student every year for entrance exam free of cost. बहुत अच्छा काम कर रहा है इंस्टीट्यूट। The institute has received 3 lakh rupees as coaching fee during a month. अच्छी बात है। Navjeevan, an NGO working in the area of education for underprivileged children has given a subsidy ऑफ ₹10,000 इन लमसम। पढ़ो, यही की पॉइंट है क्वेश्चन का। एन एनजीओ वर्किंग इन अ एरिया ऑफ एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैज़ गिवन अ सब्सिडी। किसने दी है? एनजीओ ने। अगर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आता तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते, बट इंक्लूड करेंगे क्योंकि किसने दी है? एनजीओ ने, अदर देन गवर्नमेंट ने दी है सब्सिडी, इसलिए इंक्लूड करेंगे। बट क्वेश्चन में कंडीशन डाल दी, 10,000 लमसम है। हमने पढ़ा था लिंक होना चाहिए बिल से कि किस बिल के या किस सप्लाई के रिस्पेक्ट में दे रहे हो। ये लमसम कह रहा है कि जितनी भी आपने सप्लाई करी सबके लिए ले लो सब्सिडी, तो क्या मिल जाए? क्या ऐड करेंगे वैल्यू में? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये लिंक नहीं है, लिंकेज नहीं बनाया उसने, लमसम पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये का। तो ये इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा मेरा 3 लाख रुपीज़। कितना होगा? 3 लाख रुपीज़। 3 लाख 10,000 नहीं होगा। 10,000 होता अगर वो बताता जैसे 10,000 रुपये एक बच्चे से लेता है कोचिंग फी, तो वो 10,000 रुपये ही एनजीओ ने दिए हैं, तो वो कहता कि मैं एक अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट की फीस दे रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली लिंक होता और मैं 3 लाख में 10,000 प्लस करता। अब ये डायरेक्टली लिंक नहीं है। उसने क्या, सारे जितने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट आपने पढ़ाए हैं सबके रिस्पेक्ट में 10,000 रुपये ले लो, तो डायरेक्टली लिंक नहीं करा ना किस बच्चे के रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ, तो इसलिए वो इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू में। वैल्यूएशन होगा 3 लाख। फर्नीचर वाला इज अ चेन ऑफ रिटेल शोरूम सेलिंग बोथ मॉडर्न एंड क्लासिक फर्नीचर। इन ऑर्डर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्विजिशन, द शोरूम प्रोवाइड्स फ्री डिलीवरी ऑफ फर्नीचर एट द प्रीमिसेस ऑफ द कस्टमर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शोरूम एंड द कस्टमर प्रीमिसेस इज अप टू 20 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है। Where the distance is more than 20 kilometers, the showroom charges a concessional freight of ₹10 for every additional kilometer. ठीक है, देखेंगे। Miss Leena Kapoor purchased a double bed, dressing table and center table for ₹2 lakh from furniture वाला। ठीक है। Miss Leena gets free delivery of the furniture as her residence is located at a distance of 18 km from the showroom. The showroom incur an expenditure of ₹18 किलोमीटर है तो अप टू 20 में आ जाएगा, तो कुछ एडिशनल उससे चार्ज नहीं होगा फ्रेट वगैरह का। अच्छा, द शोरूम incur an expenditure of 1,000 for delivering the furniture at मिस लीना रेजिडेंट, बट फर्नीचर वाले को 1,000 रुपये का खर्चा पड़ेगा। सही बात है, पड़ेगा। Determine the value of taxable supply made by furniture wala. Will you answer changes if the residence of Miss Leena is 50 kilometer away from the showroom? इसका दूसरा क्वेश्चन अलग सॉल्व करेंगे। पहले की बात कर लेते हैं। मिस लीना का घर 18 किलोमीटर ही दूर है, तो हमने बोला हमारा कमिटमेंट है 20 किलोमीटर के दायरे में जिसके घर आ रहे हैं किसी से फ्रेट नहीं लेंगे, ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे फर्नीचर, मतलब फ्रेट का कुछ भी कॉस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो हमारा फर्नीचर की वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है? 2 लाख रुपीज़, तो ये तो आएगी वैल्यू में 2 लाख, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बात आई कि जो फर्नीचर वाले ने 1,000 रुपये इनकर करे हैं टू प्रोवाइड दी सर्विसेज टू किसको? मिस लीना को, ये इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? ये इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? तो इसके लिए हमें 15(2) में जाना पड़ेगा।
15(2) कहता था एनी टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे, टैक्सेस तो है नहीं। फिर बोला था कुछ पेमेंट जो सप्लायर ने कर दी बट रिसिपिएंट को करनी थी वो इंक्लूड करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। फिर लिखा था एक इंसिडेंटल एक्सपेंस के नाम से, इंसिडेंटल एक्सपेंस के नाम से कुछ लिखा था कि उसको इंक्लूड करेंगे इंसिडेंटल एक्सपेंस को। क्या लिखा था? इंसिडेंटल एक्सपेंस सच एज कमीशन पैकिंग चार्जेस बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ अ सप्लायर। चार्जेस, क्या लिखा है? चार्जेस बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑफ सप्लायर। फिर एक कंडीशन और थी, एनी अमाउंट चार्जेस फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर मैं नटशेल करूं तो हमारा कंडीशन ही ये है कि अप टू 20 किलोमीटर में जितने भी घर पड़ेंगे उनके सप्लाई पे हम फ्रेट को चार्ज नहीं करेंगे, मतलब उनका फ्रेट ऑलरेडी इंक्लूड है इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अगर मैं ये पढ़ूँ इंसिडेंटल एक्सपेंस वाला, तो इसमें लिखा है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एस कमीशन और पैकेजिंग। यस, फ्रेट इसमें आ जाएगा, फ्रेट की कंडीशन यहीं फॉलो होगी। इसमें दूसरा कंडीशन लिखा चार्जेस बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट। क्या मैंने चार्ज करा उससे 1000 रुपये? मैंने चार्ज ही नहीं करा, मैंने तो चार्ज 2 लाख रुपए करा जो मेरा फर्नीचर का वैल्यू था। क्या मैंने 1000 रुपये लिया मिसलीना से? नहीं लिया। तो देयरफॉर जब चार्जेस ही नहीं करा मैंने, मतलब लिया ही नहीं मिसलीना से, तो वैल्यू में कैसे ऐड करूं? बिल्कुल ठीक बात है सर, जब मैंने मिसलीना से लिया ही नहीं उस 1000 रुपये का पैसा, क्योंकि चार्ज ही नहीं करा मिसलीना से, तो मैं उसको वैल्यू में ऐड कैसे करूं? तो देयरफॉर इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई इज माई 2 लाख रुपीज़। दूसरा क्वेश्चन पूछा, अगर मिसलीना का घर 50 किलोमीटर होता तो आप पैसे लेते उसके फ्रेट के? बिल्कुल लेते। हमने तो कमिटमेंट 20 किलोमीटर तक का रखा है ना, तो हमने बोला एडिशनल 1 किलोमीटर वी चार्जेस ₹10। तो एडिशनल 30 किलोमीटर पड़ा उसका घर, क्योंकि 20 तक तो हम कुछ नहीं लेते किसी से, तो 30 × 10 300 रुपये हम लेंगे किससे? मिसलीना से। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम चार्ज करेंगे, आपका घर बहुत दूर है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा इस केस में? 2 लाख तो आपके फर्नीचर का वैल्यू और 300 रुपये जो मैंने चार्ज करा, तो 2 लाख 300 रुपये होगा। ठीक है सर, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, AKG फूड्स प्राइवेट लिमिटेड गेट्स एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ प्रोसेस फूड फ्रॉम अ कस्टमर। बिल्कुल अच्छी बात है। द कस्टमर वांट्स द कंसाइनमेंट टेस्टेड फॉर ग्लूटन एंड स्पेसिफाइड केमिकल। अच्छा, AKG फूड्स प्राइवेट लिमिटेड डज द टेस्टिंग बिफोर सप्लाई एंड चार्जेस आर टेस्टिंग फी फॉर द सेम फ्रॉम द कस्टमर। किससे लेगा? कस्टमर से तो लेगा। AKG फूड प्राइवेट लिमिटेड आर्ग्यू दैट सच टेस्टिंग फी शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द सेल एज इट इज सेपरेटली एक्टिविटी। नहीं बेटा, 15(2) में हमने पढ़ा है स्पेसिफिकली, जो आप पेमेंट कस्टमर से चार्ज कर रहे हो तो वो वैल्यू में इंक्लूड होगा, वो एक्सपेंस वैल्यू में इंक्लूड होगा। तो टेस्टिंग फीस AKG फूड प्राइवेट लिमिटेड कस्टमर से ले रहा है तो वो वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। तो आप 15(2) का रेफरेंस देके इस कंडीशन को लिख के आना। तो मैंने बोला था आप क्वेश्चन के आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले में आप प्रोविजन लिखेंगे विद सेक्शन, सेकंड में आप एनालिसिस लिखेंगे, मैंडेटरी लिखेंगे, ऐसे जो मैंने बोला AKG ऐसे चार्ज कर रहा है ये। थर्ड में आप कंक्लूजन देंगे, सच टेस्टिंग एक्सपेंस इज मैंडेटरी इंक्लूडिंग इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क करवा दें क्या? हाँ करवा सकते हैं, सारे थोड़े ना कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी होमवर्क ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ही कराना है। मेजला बैनर एन एडवर्टीजमेंट फर्म गिव्स इट्स कस्टमर एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days फॉर पेमेंट। अच्छी बात है, कैसा कर रहा है? इट कस्टमर ABC पेड फॉर सप्लाई 32 days आफ्टर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Match the banners waives the interest payable for the delay of 2 days. Department wants to add interest for 2 days to the value of supply. Should the notional interest to be added to the value? क्या हुआ, मैं एक एडवर्टीजमेंट कंपनी हूँ और मेरे एक दोस्त है स्पर्श, उससे मैंने बोला तू 30 दिन में पेमेंट कर देना, उसने 32 दिन में पेमेंट करा। मैंने कहा यार भाई ये छोड़, 2 दिन का क्या इंटरेस्ट लूँ मैं उससे? तो उसने कहा ठीक है, बट डिपार्टमेंट खड़ा था। डिपार्टमेंट बोला भाईपना तुम्हारा होगा,
यहाँ जीएसटी का सवाल है, मैं 2 दिन के इंटरेस्ट का भी पैसा वैल्यू में इंक्लूड करूँगा। क्या डिपार्टमेंट सही कह रहा है इस बात को? बताओ। अगर मैं 15(2) को रिग्रेसली पढ़ता हूँ तो वहाँ बोला है इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस आपने चार्ज करी हो। किससे चार्ज करी हो? रिसिपिएंट से। अरे जब मैंने चार्ज ही नहीं करी है उससे, स्पर्श से, तो मैं क्यों उसको वैल्यू में इंक्लूड करूँगा? तो देयरफॉर 15(2) का रेफरेंस देते हुए आप चार्ज लिखेंगे कि चार्ज हुई नहीं है सर ये इंटरेस्ट, तो देयरफॉर ये वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्रंच बेकरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड सेल्स बिस्किट्स एंड केक थ्रू इट्स डीलर। अच्छी बात है, डीलर के थ्रू मैं ट्रेड करता हूँ। टू होम इट चार्जेस लिस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड डिस्काउंट। वो मुझे पता ही होगा, जब मैं डीलर को बेचूंगा अपना बिस्किट्स तो मेरे को पता होगा मुझे कितना डिस्काउंट देना है। तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई या एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मेरे को डिस्काउंट पता है, प्री डिस्काउंट की कंडीशन फुलफिल कर रहा है और ये डिस्काउंट माइनस होगा फ्रॉम द वैल्यूएशन। आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है व्हेन द गुड्स रिमेन अनसोल्ड विद द डीलर। डीलर उसे बेच नहीं पा रहा, मैंने तो डीलर को बेच दिया बट डीलर आगे बेच ही नहीं पा रहा वो बिस्किट्स। अब बिस्किट्स का नेचर क्या है? ऐसा तो है नहीं 10 साल चल जाएगा, जल्दी निकालना नहीं तो खराब हो जाएगा। तो क्या कहता है? इट ऑफर्स, इट कौन? मतलब क्रंच बेकरी प्रोडक्ट लिमिटेड, मैं जो सप्लायर हूँ, एडिशनल डिस्काउंट ऑन द स्टॉक एज एन इंसेंटिव टू पुश द सेल। मैंने एडिशनल डिस्काउंट दिया किसको? डीलर को। कैन द एडिशनल डिस्काउंट बी रिड्यूस फ्रॉम द प्राइस एट विच द गुड्स आर सोल्ड एंड द कॉन्मिटेंट टैक्स एडजस्टमेंट मेट। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये जो आपने एडिशनल डिस्काउंट दिया ना, ये क्या वैल्यू में से रिड्यूस करूं? तो मैंने बोला था क्वेश्चन कितना भी डिस्ट्रैक्ट करे, 2 ही डिस्काउंट है, प्री सप्लाई पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई में डिस्काउंट दिया वो तो एडजस्ट हो गया होगा जो क्वेश्चन में बोला है। आपसे पूछा ही जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया, एडिशनल डिस्काउंट दिया है, ये रिड्यूस होगा या नहीं? 3 कंडीशन देख लो। एग्रीमेंट बिटवीन द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट डायरेक्टली लिंक टू द सप्लाई एंड ITC रिड्यूस बाय द रिसिपिएंट। थोड़ा टंग स्लिप हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल है या नहीं है? फुल देखते हैं। क्या क्रंची बेकरी प्रोडक्ट लिमिटेड जो मैं सप्लायर हूँ, मेरे साथ एग्रीमेंट है किसका? डीलर का, कि अगर तेरा माल नहीं बिका डीलर तो मैं तेरे को ये एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, मतलब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दूंगा। क्वेश्चन ने बोला ही नहीं ऐसा। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तो फर्स्ट ही कंडीशन टूट गया और मेरा पहला कंडीशन टूट गया। तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट या एडिशनल डिस्काउंट जो क्वेश्चन ने बोला है उसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। आपको कितना भी डिस्काउंट में घुमाए, आपको प्री और पोस्ट में ही जाना है। पोस्ट में भी तीनों कंडीशन अगर एक साथ फुलफिल हो रही है तो ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आपसे कोई भी पूछता है डिस्काउंट कैसे कैसे जीएसटी में, तो आप प्री और पोस्ट का ही बताएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है रेड पेपर लिमिटेड दिल्ली रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई मेड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। इंटरस्टेट है तो IGST लगेगा, इस पे नहीं जा रहे हम, वैल्यूएशन पे जाते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ द टैक्सेबल गुड्स सप्लाई इंटरस्टेट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कितना? 15 लाख। अच्छी बात है, इंक्लूड होगा। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या बोल दिया इसने? सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी इंक्लूड नहीं होता। अगर इंक्लूड है भी वैल्यू में हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट स्कूल एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द, एक्सक्लूसिवली मतलब 100% लिंक है। किससे लिंक है? 100% एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1। मतलब लिस्ट प्राइस में ये एक्सक्लूसिवली लिंक है। चलो एक्सक्लूसिवली लिंक भी है बट ये दिया तो सेंट्रल ने है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए अगर ये NGO ने दिया होता, किसी ने, इंक्लूड होता, 101% इंक्लूड होता। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एन NGO बोल दिया, एक क्वेश्चन इसका भी डाल दिया, NGO ने दिया है तो अब तो आप करोगे इंक्लूड। बट सेकंड कंडीशन, ये सब्सिडी लिंक होना चाहिए किससे? जो आपकी 15 लाख की जो वैल्यू है ना लिस्ट प्राइस, उससे। तो सब्सिडी रिसीव फ्रॉम NGO फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू एन ओल्ड एज होम
एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू, एक्सक्लूसिवली बोल दिया, 100% लिंक है टू द सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1, 15 लाख से रिलेटेड करता है। तो मेरा अगर मैं वैल्यूएशन निकालूं 15 लाख तो ये हो गया लिस्ट प्राइस, 50,000 ये भी इंक्लूड होगा बिकॉज इट इज गिवन बाय अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इन क्वेश्चन इट इज गिवन बाय द एनजीओ। टैक्सेस लेविड बाय म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी इंक्लूड होगा ऑल टैक्सेस, इसमें नहीं इंक्लूड होता CGST, SGST, UTGST एंड कंपनसेशन एज इंक्लूडिंग TCS ऑफ इनकम टैक्स भी इंक्लूड नहीं होता, तो म्यूनिसिपैलिटी टैक्स किसी में नहीं आता। फोर्थ है पैकिंग चार्जेस इंक्लूड होगा, यस। इंसिडेंटल एक्सपेंस, चार्जेस फ्रॉम द रिसिपिएंट, हम मानेंगे ये डीम्ड करेंगे रिसिपिएंट से चार्ज हो गए हैं 15,000, ये भी इंक्लूड होगा। लेट फीस पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट फॉर ऑफ कंसिडरेशन, रिसिपिएंट हैज़ एग्री टू पे ₹6,000 इन लमसम एंड नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल बाय हिम। अच्छा समझिए क्या बोला है, लेट फीस रिसिपिएंट ने दी है फॉर द डिलेड पेमेंट, अच्छी बात है। अभी डिलेड पेमेंट कब पता चलेगा, जब मैंने इनवॉइस इशू कर दिया होगा, और हमने टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि जब हमें रिसीव हो जाता है सप्लायर को वो पेमेंट, तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है। हाँ तो ये तो एक्टिविटी बात की है ना, बट वैल्यूएशन आपसे पूरा पूछ रहा है वो, आप होल वैल्यूएशन बता दीजिए उसको। तो रिसिपिएंट हैज एग्री टू पे 6,000 इन लमसम। अब मैं बिल देने के बाद रिसिपिएंट के पास गया कि भाई तूने इतने दिन लेट कर दिया, तो इसका 6,000 रुपये मेरा लेट फीस बैठता है, वो मेरे को दे दे। उसने क्या, ले बेटा ले भाई 6,000 रुपये, सप्लायर को दे दिया रिसिपिएंट ने 6,000 रुपये। अब मैं सप्लायर हूँ, मेरे को टैक्स प्रोफेशनल ने बता रखा है कि टाइम ऑफ सप्लाई जब मेरे को रिसीट हो जाए जब हो जाएगा, तो यस मेरे को 6,000 रुपये रिसीट हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई की कंडीशन फुलफिल हो गई, तो मेरे को उस पर GST लगाना पड़ेगा। हाँ मैंने रिसिपिएंट से बोला भाई 6,000 रुपये प्लस 18% GST और दे दे, उनने बोला यही है मेरे पे 6,000 लमसम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6,000 इज लमसम, मतलब जो है यही है 6,000 रुपये, इसमें तो GST का भी मान ले और अपनी एडिशनल लेट फीस का भी मान ले। तो अगर ऐसा कंसेप्ट कभी भी आ जाए आपके जीवन में कि 6,000 रुपये में GST भी इंक्लूड है, तो उसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानते हुए उसको डिवाइड कर देना वैल्यू प्लस GST से। किससे, वैल्यू प्लस GST से। सपोज क्वेश्चन में रेट दे रखा है, हाँ IGST का रेट 18% दे रखा है, तो 6,000 में इंक्लूड है हमारा GST भी, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 118, 100 इज अ वैल्यू ऑफ गुड्स और 18 इज माई IGST पेमेंट इनटू 100, तो मेरा वैल्यू कितना निकल के आया 5085, 5085। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँगा 5085। अब अगर मैं इन सबका टोटल करता हूँ तो मेरा वैल्यूएशन आ जाता है एज पर वैल्यूएशन सेक्शन 15(1) + 15(2). 15 लाख एक इंक्लूड हो गया, दूसरा इंक्लूड हुआ 50,000, तीसरा इंक्लूड हुआ 20,000 रुपया, 15,000 अनदर एंड 5085। ये आया आपका आंसर 1590085। देखो मॉड्यूल में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, जल्दी से देखो, बहुत जल्दी के साथ। 15,90,085 यही हमारा आया। मैं किसी भी कीमत पे ये नहीं सोचूंगा कि आप एक भी क्वेश्चन गलत करके आए वैल्यूएशन का, 5 नंबर बहुत होता है 40 में से। क्वेश्चन नंबर 10, और जबकि आपके लिए रूल्स नहीं है तब। फ्लो प्रो अ रजिस्टर्ड सप्लायर सोल्ड अ मशीन टू BP लिमिटेड, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैं देख लेता हूँ ये आप कर पाएंगे कि नहीं। ये ठीक है, ये ठीक है, आप कर पाएंगे इसे, ये कर पाएंगे, ये ठीक है, ये हाँ। डिस्काउंट का पॉइंट बता देता हूँ, क्वेश्चन आप कर लेना। डिस्काउंट ऑफ 2% इज ऑफर्ड टू BP लिमिटेड ऑन द प्राइस मेंशन इन सीरियल नंबर 1 अबव एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस ये बता रहा है इनवॉइस के टाइम पे मेरे को पता है डिस्काउंट, तो कौन सा हुआ, प्री सप्लाई डिस्काउंट। प्री सप्लाई डिस्काउंट क्योंकि पता है इसलिए रिड्यूस हो जाएगा बिल के अमाउंट में से ही। तो 25,000 का 2% कितना निकला, 25,000 का 2% इज माई 500 रुपीज़ माइनस होगा। इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर पाएंगे क्या, नहीं बहुत आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12
कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे, इसको मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा लास्ट है, फिर हमारा वैल्यूएशन भी कंक्लूड करके एक रिवीजन लूंगा छोटा सा और किसको कंक्लूड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कोहली लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 11 को होमवर्क में लिख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, कोहली लिमिटेड, a registered supplier, has supplied machinery to Gisa Limited, a supplier registered in the same state. It provide the following particular regarding to the same. क्या क्या? प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस एंड डिस्काउंट। बहुत अच्छी बात है, 5,50,000 रुपये लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 2 बोलता है पार्ट फिटेड इन द मशीनरी एट द प्रेमिसेस ऑफ गीसा लिमिटेड। गीसा लिमिटेड के यहाँ पे कुछ पार्ट फीडेड हुए हैं मशीनरी पे, वो इंक्लूड होंगे। नीचे क्या कहता है? अमाउंट हैज़ बीन पेड बाय गीसा लिमिटेड डायरेक्टली टू द सप्लायर, हाउएवर it was paid by the it was कोहली लिमिटेड लायबिलिटी टू पे द सेड सम। वो पढ़ा था हमने कि सप्लायर की लायबिलिटी थी पे करने की, बट रिसिपिएंट ने दे दिया, तो वो भी इंक्लूड करते हैं 15(2) के अकॉर्डिंग। यस, दो द सेड अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस बाय द कोहली लिमिटेड, तो इसको इंक्लूड करेंगे डेफिनेटली। 20,000 रुपये ये इंक्लूड होगा मेरा, चाहे मेरे रिसिपिएंट ने दे दिया वो पैसा, बट मेरी लायबिलिटी थी ना सर सप्लायर की पे करने की, तो इसलिए इंक्लूड होगा। तो आपने लिखा क्यों नहीं बिल में जब आपकी लायबिलिटी थी? आप इसका मतलब चोरी करना चाह रहे हो टैक्स को। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, डेफिनेटली इंक्लूड होगा। कौन से उसमें होगा? 15(2) में होगा। कौन से कंडीशन में होगा? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में होगा। डिस्काउंट एट द रेट 2% ऑन द प्राइस ऑफ द मशीनरी मेंशन एट सीरियल नंबर 1 रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस के टाइम पे हमें पता है, तो 2% ऑफ 5,50,000 रुपीज़ कितना आया? 11,000 रुपये। 11,000 रुपये हमको एक्सक्लूड करेंगे प्री सप्लाई डिस्काउंट के नाम पे, एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। बहुत अच्छा, जिसको समझ में आया इसको। अब क्या कहता है? फिफ्थ कंडीशन, कोहली लिमिटेड प्रोवाइड एडिशनल डिस्काउंट। एडिशनल मतलब सप्लाई के बाद की कुछ बात कर रहा है ये। एट द रेट 1% एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंज इन द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। देखिए, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की 3 कंडीशन, एग्रीमेंट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए बिल से, थर्ड कंडीशन है आईटीसी रिवर्स करता हुआ होना चाहिए सब गॉन रिसिपिएंट उतना प्रोपोर्शनेटली। तो एग्रीमेंट है, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। दूसरा लिंकेज है, लास्ट में बोल दिया विदाउट, क्या बोला? विदाउट एनी चेंज इन द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को चेंज करे बिना नहीं, लिंक करके चेंज करना पड़ेगा, चाहे चेंज उस बिल में ना हो, क्रेडिट नोट के थ्रू हो तो चेंज होगा। सेकंड कंडीशन भी टूट गया, तो फर्स्ट भी टूटा, एग्रीमेंट नहीं है, सेकंड टूटा, लिंकेज नहीं है, तो देयरफॉर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी नहीं है। तो इसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, किस में से? वैल्यूएशन में से इसको हम एक्सक्लूड नहीं करने वाले। सही है सर, इसका वैल्यूएशन कितना निकला? तो लगा लीजिए 5,50,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 माइनस 11,000। बताओ बेटा कितना है, जल्दी बताओ किसका निकला आंसर? 584 निकला, किसी का नहीं निकला। देखो आईसीआई ने क्या दिया इसका आंसर 584। तो यहाँ पे आपका वैल्यूएशन के टेस्ट ऑफ नॉलेज के सारे क्वेश्चन होते हैं। जो एक आध क्वेश्चन मैंने नहीं कराया वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेरी में, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अगर मैं 1 मिनट में सम अप करूँ वैल्यूएशन को, जो आपके लिए रेलिवेंट है वो ये है, वैल्यूएशन के लिए हमें 15(1) प्लस 15(2) माइनस 15(3) पढ़ना है। 15(4) 15(5) इसलिए एक्ट में आपके लिए नहीं है रेलिवेंट, क्योंकि उसमें बोला गया एज पर रूल्स आप देख लेना वैल्यूएशन, तो रूल्स आपके लिए नहीं है, तो 15(4) 15(5) भी आपके लिए नहीं है। 15(1) में क्या कहता है? 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए 15(1) के लिए। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू सप्लायर ने अपने बिल में लिखा है वो गवर्नमेंट एज इट इज मान लेगा, चाहे वो 48 लिखा हो चाहे वो 55 लिखा हो, गवर्नमेंट एज इट इज मान लेगा अगर 3 कंडीशन फुलफिल है। क्या 3 कंडीशन है? कि सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए, प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, और तीसरा
आपका प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होना चाहिए। या तो अभी दूं मैं उसको 48,000 या 55,000 जो बिल में लिखा है, या मैं 4 दिन बाद आके दूं तो भी चलेगा, पेबल भी चलेगा। सेकंड कंडीशन है 15(2) की। 15(2) में कुछ एक्सपेंस लिखे हैं जो हमें इंक्लूड करने हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो टैक्सेस, ऑल टैक्सेस इंक्लूड कर देना, चार्जेस, ड्यूटी जो भी लिखा हो इंक्लूड कर देना टैक्सेस से रिलेटेड। बट इंक्लूड मत करना कौन कौन से? CGST, SGST, UT, GST, कंपनसेशन चार्ज, और बाय वे ऑफ सर्कुलर क्या बताया? TCS, किसका? इनकम टैक्स का, क्योंकि वो इंटीरियम लेवी है इसलिए इंक्लूड मत करना उसको। फिर बोला इंसिडेंटल एक्सपेंस सच एज पैकिंग वगैरह, फ्रेट वगैरह इंक्लूड कर लेना। क्या कंडीशन है? अगर वो चार्ज करें हैं, किससे लिए हैं? आपने रिसिपिएंट से लिए हैं, तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। सर रिटर्नेबल पैकेजिंग, जैसे सिलेंडर आफ्टर यूजिंग द गैस फ्रॉम द सिलेंडर, हम उसको अपने इनवॉइस में इंक्लूड करेंगे। आपके पास सिलेंडर का बिल आता होगा, उसमें जो भी है आजकल 900, 1000 रुपीज़ ऐसी चल रहा है सिलेंडर का वैल्यू। अब उसमें देखना कभी भी एम्प्टी जो आपका एम्प्टी होती है सिलेंडर की, उसका वैल्यू इंक्लूड होता है? नहीं होता। तो देयरफॉर रिटर्नेबल पैकेजिंग को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको गैस HP दे रहा है या इंडियन ऑयल दे रहा है, ठीक, इंडियन ऑयल और HP इतनी बड़ी संस्था है, क्या वो वैल्यूएशन का चैप्टर फुलफिल नहीं करेंगे? करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो आप उनकी जब भी रिसीट देखना, उसमें ये देखना क्या वो सिलेंडर का एम्प्टी उस 900 में इंक्लूड है या नहीं है? नहीं है, उसमें केवल गैस का ही अमाउंट इंक्लूड होता है। तो रिटर्नेबल पैकेजिंग को कभी भी इंक्लूड मत करना। फिर मैंने बोला कोई अमाउंट जो रिसिपिएंट ने दे दिया हो, रिसिपिएंट कौन? जो पैसा देता है वो रिसिपिएंट है, सप्लायर को। जो अमाउंट रिसिपिएंट ने दे दिया हो किसको? थर्ड पार्टी को, बट लायबिलिटी किसकी है? सप्लायर की है। सप्लायर लायबल है उसको पे करने के लिए, बट रिसिपिएंट ने दे दिया, इंक्लूड करेंगे। फिर बोला इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, डिलेड पेमेंट, इसको इंक्लूड करोगे? करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे। अगर ये चार्ज करा है सप्लायर ने, किससे? रिसिपिएंट से। कौन सा? जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि मेरा स्पर्श दोस्त है, मैंने लेट फीस का पेमेंट नहीं लिया, तो मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। अगर लेता तो इंक्लूड कर लेता। आखिरी, सब्सिडीज भी इंक्लूड करेंगे। कब करेंगे? अगर ये सब्सिडीज अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो। ओके सर, अगर, और सेकंड कंडीशन ये डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए। डायरेक्टली लिंक कैसे? अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, 10,000 रुपये मिल गया था लमसम। नहीं, लमसम नहीं, आप बताओ किस बच्चे के लिए दे रहे हो 10,000 रुपये? किस बच्चे की अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन है, किस चिल्ड्रन के रेस्पेक्ट में दे रहे हो? तो हम उसको इंक्लूड करते। आपने बताया नहीं, इसको हमने इंक्लूड नहीं करा। फिर आता है 15(3) जो बात करता है डिस्काउंट की। मैंने बोला डिस्काउंट 2 टाइप्स के, प्री सप्लाई, पोस्ट सप्लाई। प्री सप्लाई के लिए आपको एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आपको देगा। जैसे इसी क्वेश्चन में लास्ट में बोला था, जो क्वेश्चन नंबर हमने आई थिंक 12 करा है, निकालिए जरा क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, पॉइंट नंबर 5 में देखिए, नॉट पॉइंट 5, पॉइंट 4 में देखिए, रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। इनवॉइस के टाइम पे ये डिस्काउंट पता है तो एट द टाइम ऑफ, या प्री सप्लाई डिस्काउंट है। इनवॉइस के टाइम पे पता है, रिड्यूस करो। इनवॉइस के टाइम पे नहीं पता, उसके इनवॉइस इशू होने के बाद पता चला है, रिड्यूस मत करना उस डिस्काउंट को। सेकंड डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। 3 कंडीशन पड़ी। फर्स्ट कंडीशन, सप्लायर और रिसिपिएंट, गलत बोल देगा कुछ, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, हाँ, सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि वो जो आपने गुड्स दिया है वो डायरेक्टली, जो क्रेडिट नोट दे रहे हो डिस्काउंट के रिस्पेक्ट में, वो डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है आपका, सेकंड कंडीशन है डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है रिसिपिएंट प्रोपोर्शनेटली ITC रिड्यूस करेगा। प्रोपोर्शनेटली कैसे निकालेंगे? जो सप्लायर क्रेडिट नोट देगा किसको? रिसिपिएंट को। मैंने बोला क्रेडिट नोट इशू करते हैं फॉर रिड्यूसिंग द सप्लाई। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसे आपका समाप्त होता है आपका वैल्यूएशन चैप्टर। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। टेस्ट ऑफ नॉलेज के सारे क्वेश्चन हो गए, रिवीजन हो गया, 2-3 बार रिवीजन हो गया, समझा भी दिया क्या क्या होता है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा मेरा पढ़ाना। अगर आ रहा है तो ये जो भी है, लाइक, सब्सक्राइब, मेरे को नहीं पता, सब कुछ कर दीजिए। अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हेल्प हो और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत अच्छे से क्रैक करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।